तो अपन नया चैप्टर चालू करते हैं, बिज़नेस वैल्यूएशन। तो बिज़नेस वैल्यूएशन में 4 पार्ट्स हैं। तो इसके पहले 2 पार्ट अब पहले ये वीडियो में अपन ये इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो बेसिक है, उसमें बताया कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस वैल्यूएशन। तो बिज़नेस वैल्यूएशन की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं अपन कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस फॉर वेरियस पर्पस क्या हो सकता है, या तो मर्जर हो सकता है, या तो एक्विजिशन हो सकता है, या तो सेल ऑफ बिजनेस हो सकता है, या तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो सकता है, या तो एटसेट्रा। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस अपन मर्जर, एक्विजिशन, सेल ऑफ बिजनेस, ये प्रोसेस है बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है, डिटरमाइनिंग के वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बिजनेस के लिए। तो अभी अपन देखते हैं बेसिक्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। तो बेसिक में पहले बताया कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी। पहले वैल्यू ऑफ फर्म मतलब कि फर्म में क्या आ जाता है, इक्विटी भी आ जाता है, डेब्ट भी आ जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस सरप्लस फंड। सरप्लस फंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहता है। तो जो अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वीई है, इसको वीई बोलते हैं शॉर्ट में। वीई निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, वो अपन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाला है। तो बस यही है, वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे ही आता है, ये सब जगह यूज़ होएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन अप्रोचेस से निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डेब्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, सरप्लस फंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी आता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ फर्म को ही आगे पीछे करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। और अभी आता है वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर। अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर कैसे आता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये अपना बेसिक ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन के ये 3 फार्मूले डिस्कस होते हैं। अभी आता है चौथा फार्मूला तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोला है कि अगर डेब्ट ही ना हो, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म में डेब्ट ही ना हो, और क्या बोलते हैं सरप्लस फंड भी ना हो, मतलब जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो इक्वल हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी से। मतलब वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगी, क्योंकि डेब्ट भी नहीं है ना सरप्लस फंड है करके। अभी इसमें WACC निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। उसका फॉर्मूला क्या है, WACC मतलब KO भी बोलते हैं इसको, इक्वल्स टू KD, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेप्ट, ठीक है। तो KE कैसे निकलता है, KE अपना जो CAPM का फॉर्मूला है उससे ही निकल जाता है, जो RF प्लस बीटा और इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, मतलब RM माइनस RF। और KD कैसे निकलता है, KD बहुत सिंपल है, कोई भी तेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड या वैसा देगा आगे, या डिबेंचर देगा आगे, उसके परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज को तू लेस टैक्स कर देगा, वो ये तेरा KD आ जाएगा करके। फिर से बताता हूँ, जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी रहती है उसमें, जैसे कि बॉन्ड हो गया 10% बॉन्ड, या तो 12% ट्रेजरी बिल, जो 12% है वो KD होता है, उसको बस लेस टैक्स कर देना तो तेरा KD आ जाता है। तो अपन KD और KE और KD डिस्कस कर लिए कैसे निकलेगा। अभी वेट डिस्कस करते हैं, वेट ऑफ इक्विटी कैसे आता है। या तो क्वेश्चन में इक्विटी रेशो दे देंगे, या तो इक्विटी रेशो नहीं देंगे तो या तो कॉस्ट ऑफ मतलब इक्विटी शेयर बता देंगे, और डेप्ट बता देंगे। तो इक्विटी में क्या क्या आएगा, जो ई है उसमें क्या क्या आएगा, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, प्लस इंटेंजिबल एसेट्स भी आएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है इंटेंजिबल एसेट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जैसे कि कोई पेटेंट हो गया, तो ये अपना इक्विटी बन जाता है। और डेप्ट वैसे ही क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये लॉन्ग टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म नहीं लेना, हमेशा लॉन्ग टर्म लेना। तो अपना WACC का फॉर्मूला रेडी हो गया। KE अपन ने बता दिया कैसे आएगा, वेट बता दिया KE का, KD बता दिया कैसे आएगा, वेट बता दिया KD का। तो फॉर्मूला है KE इंटू वेट ऑफ KE प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेप्ट। तो अपना WACC हो गया। अभी क्वेश्चन में ऐसा है कि इफ़ देयर इज़ लॉन्ग टर्म डेप्ट, इफ़ देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट बट KD दिया ही नहीं है, लेकिन वहाँ क्या बोलते हैं एसिड बीटा दिया रहेगा, तो एसिड बीटा के हिसाब से हम लोग WACC निकाल लेंगे करके, ठीक है। तो ये एसिड बीटा हमेशा CAPM का जो फॉर्मूला है उसमें जो बीटा रहता है उससे एसिड बीटा रिप्लेस कर देगा, तो बस वही है। तो पहला ऑप्शन हमारा हमेशा वही रहता है, अगर WACC अगर वो फार्मूला से निकलेगा तो बरोबर है, और अगर वो फार्मूला से नहीं निकला जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया, और अगर क्वेश्चन में बीटा ऑफ, एक ही क्वेश्चन है जिसमें बीटा ऑफ एसिड दिया है, उससे निकालेंगे अपन WACC, ठीक है। इन जनरल डू नॉट अप्लाई CAPM फार्मूला टू कैलकुलेट द WACC सिंस WACC विल नॉट बी सेम फॉर बोथ द फार्मूला।
ये एक पॉइंट है करके। अभी अपना पार्ट 1 डिस्कस हो गया जिसमें अपन ने मीनिंग ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन डिस्कस किया। अभी अपन देखते हैं कि बेसिक्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, नहीं, अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन। तो कितने टाइप के अप्रोचेस है जो अपन ने देखा ना। वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो किस हिसाब से वैल्यू ऑफ इक्विटी आ सकती है, और वैल्यू ऑफ फर्म भी आती है, उसके भी अप्रोचेस है। तो टोटल 5 है। पहला है मार्केट बेस्ड मॉडल, दूसरा है एसिड बेस्ड मॉडल, तीसरा है इनकम अर्निंग बेस्ड मॉडल, चौथा है कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, और पांचवा है रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मार्केट बेस्ड मॉडल। तो मार्केट बेस्ड मॉडल में भी 2 फार्मूला है, एक तो मार्केट प्राइस मेथड और दूसरा है पीई रेशो मेथड। मार्केट प्राइस बहुत ईजी है, पर शेयर की मार्केट प्राइस देगी तेरे को, इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेगा तो तेरा मार्केट प्राइस मेथड आ जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी इसमें। जो मार्केट बेस्ड मॉडल है इसमें वैल्यू ऑफ फर्म नहीं आएगा, इसमें क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी ही आएगी। तो अपन ने पहला फार्मूला मार्केट से रिलेटेड डिस्कस कर लिया। अभी दूसरा आता है पीई वाला फार्मूला। अगर क्वेश्चन में पीई रेशो दिया है तो ये अज्यूम करना कि पीई रेशो से ही निकलेगा करके। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा, या तो टोटल में भी आ सकता है, पर शेयर में भी आ सकता है। अगर पर शेयर में आएगा तो कैसे आएगा, पीई रेशो इंटू ईपीएस, और अगर टोटल देखना है तो पीई रेशो इंटू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये तेरा पीई रेशो मेथड भी हो गया मार्केट बेस्ड मॉडल, जो हमेशा वैल्यू ऑफ इक्विटी बताता है। उसमें अपन ने मार्केट प्राइस मेथड भी देख लिया और पीई रेशो मेथड भी देख लिया। अभी आते हैं अपन सेकेंड मॉडल पे, जो है एसिड बेस्ड मॉडल। एसिड बेस्ड मॉडल भी हमेशा वैल्यू ऑफ इक्विटी बताता है, वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बताता। तो अपन जो मार्केट बेस्ड मॉडल में क्या था कि मार्केट प्राइस पंप एंड डंप हो सकती है, इसके लिए वो मॉडल अच्छा नहीं था, इसके लिए अपन एसिड बेस्ड मॉडल पे आ जाते हैं। तो एसिड बेस्ड मॉडल में भी 2 फार्मूला होते हैं, एक तो नेट एसिड वैल्यू मेथड, जो बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसमें। तो इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत ईजी है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी, बुक वैल्यू से कैसे आएगी। बुक वैल्यू क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन इसमें एक और है कि अपन इसमें कंटिजेंट लायबिलिटी लेस कर देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, नेट एसेट वैल्यू मेथड, जिसको बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, वो कैसे आएगा। जो बुक वैल्यू क्या रहती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, माइनस कंटीजेंट लायबिलिटी इफ एनी। तो ये अपना फर्स्ट मेथड था, वो एसिड बेस्ड मॉडल में फर्स्ट फार्मूला था, वो डिस्कस हो गया। अभी सेकंड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, जिसको लिक्विडेशन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, जिसको लिक्विडेशन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो ये भी वैल्यू ऑफ इक्विटी ही बताता है, वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बताता। तो इसमें क्या रहता है, जो अपन बुक वैल्यू से नेट एसिड लाए, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसिड अदर देन बुक वैल्यू, एक्स्ट्रा अमाउंट रियलाइजिंग फ्रॉम एन एसिड देन इट्स बुक वैल्यू, ये ऐड कर देंगे, और लेस अमाउंट रियलाइजिंग फ्रॉम एन एसिड देन इट्स बुक वैल्यू। तो सिंपल वर्ड में कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू अपन ने ले ली जो एसिड में आ गई करके, प्लस बोल रहे कि 50% से अगर तू लिक्विडेट करेगा तो 50% तेरे को ज़्यादा मिलेगा, तो वो तू ऐड कर देगा। और ऐसा बोले कि शेयर की मार्केट प्राइस तेरी गिर जाएगी अगर तू लिक्विडेशन में जाएगा करके, तो वो तू लेस कर देगा। मतलब तो बस यही है सेकेंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, जिसको लिक्विडेशन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो अपना एसिड बेस्ड मॉडल भी कंप्लीट होता है, जिसमें अपन पहले देखे थे नेट एसिड वैल्यू मेथड, जिसको बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, जिसको लिक्विडेशन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं करके। तो ये मॉडल भी नहीं चला, क्योंकि एसिड के बेसिस पे नहीं हो सकता। अभी कि कोई ऑनलाइन कंपनी है जो ऑनलाइन ही, तो उसको इतनी एसिड नहीं है, तो उसका अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं बता सकते। तो अपन आते तीसरे मॉडल पे, जो है इनकम अर्निंग बेस्ड मॉडल। तो इसमें भी 2 टाइप का मेथड होते हैं। जो पहला आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और दूसरा है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले अपन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल डिस्कस करते हैं कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या होता है। तो बस ये सेम पोर्टफोलियो वाला ही फॉर्मूला है, सॉरी पोर्टफोलियो वाला नहीं, जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में अपन ने डिस्कस किया कि गॉर्डन्स मॉडल, जो वो उसका फॉर्मूला क्या था, D1/KE-G। बस इधर जो पर पहले अपन कैसे पर सिक्योरिटी का निकालते थे, इसमें वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है करके, तो वही है सेम। D1 क्या होएगा, D01 प्लस ग्रोथ, और ग्रोथ इसमें जो आएगी वो आफ्टर एक्विजिशन आएगी, आफ्टर मर्जर और एक्विजिशन आएगी।
जो इसमें ग्रोथ आएगी करके। और जो के ई है, के ई दो तरीके से निकल सकता है, या तो सी ए पी एम से निकल सकता है, या तो अपन जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में जो के ई का फॉर्मूला था, जो क्या था, D1/P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ, तो ऐसे निकल सकता है के ई दो टाइप से। लेकिन प्रायोरिटी अपने को सी ए पी एम देना है। अगर सी ए पी एम से नहीं निकलता तो अपने को वो वाले में जाना है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के ई वाले फार्मूला में। ठीक है, जो सेकंड प्रायोरिटी देंगे उसमें जो ग्रोथ लेंगे वो ग्रोथ अपन लेंगे बिफोर एक्विजिशन लेंगे, और जो मेन वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे जो उसमें ग्रोथ लेंगे वो आफ्टर एक्विजिशन लेंगे। ये हमेशा याद रखना, ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये अपना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला अपन ने देख लिया, D1/KE माइनस जी। तो इसमें नोट दिया है कि अगर डिविडेंड अपन पर शेयर निकल रहे हैं तो मार्केट पर जो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी वो भी पर शेयर आएगी। अगर डिविडेंड अपन टोटल पे ले रहे हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी टोटल में आएगी करके, जो फार्मूला में अपन डाल के लेंगे। तो अपना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी हो जाता है पूरा। अभी अपन डिस्कस करेंगे अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, जो सेकेंड पार्ट है इनकम अर्निंग बेस्ड मॉडल का। तो ये क्या बोलता है कि तो ये जो अपन ने डिविडेंड वाला पहले फार्मूला देखा था वो भी वैल्यू ऑफ इक्विटी बताता है करके, लेकिन अभी जो अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे ये अपने को पूरा फर्म के बारे में बताएगा, अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो इसमें चार स्टेप है निकालने के लिए। सबसे पहले अपन देखेंगे कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो अपना स्टेप 1 है। तो इसमें सबसे पहले अपन लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। अगर या रिसेंट प्रीवियस ईयर का भी ले सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट करना बिफोर टैक्स कैसे करेगा, जो प्रॉफिट है डिवाइड बाय 1 माइनस टी। ठीक है, तो ये तेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो तूने इंक्लूड किया है वो लेस करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो हुआ है वो तू ऐड करेगा। और अगर तेरे प्रॉफिट है जो तूने न्यू प्रोडक्ट से कमाया है वो कैसे आएगा, सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, या तो कोई एनी अदर कॉस्ट देगा वो निकालना है। तो बस इसमें प्रॉफिट लेना है जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें, और उसमें तू लेस टैक्स कर देगा तो तेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तेरा स्टेप 1 है। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स नहीं लेना। उसमें तू लेस करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, और उसमें तू ऐड करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। उसमें तू ऐड करेगा प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, उसमें तू लेस करेगा टैक्सेस, और तेरा आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और स्टेप 2 है कैपिटलाइजेशन रेट। अगर कैपिटलाइजेशन रेट तो कैपिटलाइजेशन रेट या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, WACC कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब यूजिंग CAPM। ठीक है, तो ये अपना स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 आता है जो अपन स्टेप 1 में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाले थे उसको तू डिवाइड करेगा कैपिटलाइजेशन रेट से। अगर तू इसको डिवाइड करेगा तो तेरा वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, तो तेरा स्टेप 3 में वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया। तो ये वैल्यू ऑफ बिजनेस है, ये इक्विटी नहीं है। और स्टेप 4 होता है तेरा पर शेयर अर्निंग्स निकालना है। तो ईजी है, वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये तेरा इनकम बेस्ड मॉडल भी कंप्लीट होता है, जिसमें पहले अपन डिविडेंड वाला देखे और दूसरा अर्निंग्स वाला देखे। डिविडेंड वाला वैल्यू ऑफ इक्विटी बताता है और जो अर्निंग वाला है वो वैल्यू ऑफ बिजनेस बताता है। उसमें 4 स्टेप थे। अभी आते हैं अपन कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। तो कैश फ्लो बेस्ड मॉडल देखते हैं। इसमें भी अपने पास देखा जाए तो 3 मेथड है। अगर पहले फर्स्ट वाले मेथड फर्म का बताता है, सेकंड वाला इक्विटी बताता है। तो फर्स्ट वाला मेथड क्या है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू फर्म मेथड, FCFF मेथड भी बोलते हैं इसको, FCFF मेथड भी बोलते हैं। ये फर्म से ये डेब्ट और इक्विटी दोनों को पकड़ के चलता है। तो ये वैल्यू ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। इसमें 2 स्टेप है, हमेशा 2 स्टेप ही रहेंगे। तो पहले अपने को फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालना है। तो उसका एक टेबल है, टेबल में क्या क्या आता है, हमेशा EBIT लेना है सबसे पहले। EBIT में से तू टैक्स लेस कर देगा, इंटरेस्ट नहीं लेस करेगा। भले ये EBIT रहे, इसमें तू टैक्स लेस करेगा। तो फिर टैक्स ऑन EBIT, ठीक है, पेमेंट टू डेब्ट, ठीक है, टैक्स ऑन EBIT तू लेस करेगा। उसके बाद तेरा नोपेट आ जाएगा। नोपेट आ गया तो तू उसके पास लेस करेगा नेट कैपेक्स। नेट कैपेक्स कैसे आता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर तूने किया लेस डेप्रिसिएशन करेगा तो तेरा नेट कैपेक्स आता है। और फिर तेरे को इंक्रीज ऑन डिक्रीज कैपिटल
वर्किंग कैपिटल करना है। अगर तेरा इंक्रीज़ हो रहा है वर्किंग कैपिटल तो इसमें से लेस करना है, अगर तेरा डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कि पैसे आ रहे हैं तो वो तेरे को ऐड करना है, ठीक है। अगर ये सब करने के बाद तेरा FCFF आ जाएगा। तो मैं फिर से बताता हूँ, पहले अपने को EBIT लेना है, EBIT में से तेरे को लेस टैक्स करना है, टैक्स लेस करेगा तो तेरे को नोपेट आ जाएगा, नोपेट आने के बाद तू माइनस करेगा नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो तेरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन, उसके बाद तू इंक्रीज और डिक्रीज वर्किंग कैपिटल करेगा, उसके बाद तेरा फ्री कैश फ्लो टू फर्म आ जाएगा। ये तेरा स्टेप 1 हो गया। अभी तेरा स्टेप 2 है कि अपने को कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है ऑफ द कंपनी, जिसको WACC भी बोलते हैं करके। तो इसमें तू KO निकालेगा, KO आराम से निकलेगा करके, जो अपन ने पहले डिस्कस किया कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म डिस्काउंटिंग यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड, कि स्टेप 2 अपने को ये बताता है कि वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो KO अपन ने निकाला है। तो इसमें भी 2 है, अगर परपेचुअल विथ कॉन्स्टेंट ग्रोथ है कि मतलब चलते ही जाएगा, कुछ डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं बोला है कि 5 साल तक 20% बढ़ेगा फिर 10%, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो डायरेक्टली अपने को वैल्यू ऑफ फर्म जो कैलकुलेट करना है वो कैसे आएगा, वो डिस्काउंट वाला मेथड ही, जो डिविडेंड वाला फॉर्मूला है वैसे यूज़ करना पड़ेगा। बस D1 के जगह तेरे को आ जाएगा FCFF जो अपन ने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय KO माइनस ग्रोथ। अगर FCFF 0 जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो FCFF 0 आता है, उसमें तू ग्रोथ ऐड कर देगा 1 + G डिवाइडेड बाय KO माइनस G। तो ये तेरा अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो ये तेरे को फार्मूला यूज़ करना है, अगर कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है तो फार्मूला यूज़ नहीं करना, तेरे को प्रेजेंट वैल्यू उसमें टर्मिनल वैल्यू ऐड कर देना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन फ्यूचर कैश फ्लो करेगा सर्टेन पीरियड के लिए बाय, और जो तू कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करेगा वो KO यूज़ करेगा, जो डिस्काउंटिंग PVF करेगा, KO यूज़ करेगा उसमें, और प्लस इसमें कर देगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल कैश फ्लो, मतलब टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वैल्यू। अगर इन दोनों को ऐड करेगा तो तेरे को वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो बहुत इजी है। अपन स्टेप 1 में डिस्कस किया कि EBIT से अपन फ्यूचर कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, और उसके बाद स्टेप 2 पे अपन डिस्कस किया कि अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो KO के फॉर्मूले वो फार्मूले से FCFF1 डिवाइडेड बाय KO माइनस G कॉन्स्टेंट ग्रोथ के लिए अपन ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर आगे दिया है वेरिएबल ग्रोथ है तो अपन टर्मिनल वैल्यू भी ले लेंगे। टर्मिनल वैल्यू में भी लास्ट में ये जो फार्मूला है K0 माइनस ग्रोथ, यही यूज़ होता है। तो वैल्यू ऑफ फर्म तेरी ऐसे आ जाएगी। तो अपना फर्स्ट मेथड था वो डिस्कस होता है कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैसे आता है। तो अभी अपन फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी देखेंगे कि इक्विटी मेथड वाला कैसा है। FCFE भी बोलते हैं इसको। इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन जैसे कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म में टेबल बनाए थे जिसमें EBIT लेते, इसमें EBIT नहीं लेंगे, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का कुछ काम ही नहीं है, डेप्ट ही नहीं है इसमें। तो अपन हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। उसमें क्या बोलते लेस करेगा नेट कैपेक्स। नेट कैपेक्स वही हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन, लेकिन इसमें सिर्फ इक्विटी पोर्शन वाला लेंगे। वो कैसे आएगा, अगर कंपनी में डेप्ट रेशो दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में डेप्ट रेशो दिया हुआ है तो 1 माइनस डेप्ट रेशो कर देगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा नेट कैपेक्स से, तो तेरा इक्विटी वाला पार्ट कैपेक्स से रिलेटेड आ जाएगा। सेम वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज वर्किंग कैपिटल करना है, सिर्फ इक्विटी वाला पोर्शन कैसे होएगा 1 माइनस डेप्ट रेशो, तो तेरा FCFE आ जाएगा। तो अपना स्टेप 1 कंप्लीट होता है। अभी स्टेप 2 आता है कि अपने को वही करना है, डिस्काउंटिंग करना है FCFE को। अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी, FCF1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो FCFE कैसे FE1 कैसे आएगा, तो वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कैसे आएगा, उसमें ग्रोथ तो ऐड कर देगा तो तेरे पास आ जाएगा करके, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो फार्मूला यूज़ करना है। अगर कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है, मतलब 4 साल तेरा फिक्स्ड ग्रोथ है, उसके बाद तेरा कांस्टेंट ग्रोथ आता है करके, तो तू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन का कर लेगा 4 साल के लिए। उसके बाद जो तेरा परपेचुअल बनता है उसको तू फार्मूला में डाल के जो 4 का प्रेजेंट वैल्यू आया और जो तेरा टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू आया, दोनों को ऐड करेगा तो तेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फ्री कैश फ्लो बेस्ड मॉडल भी होता है। और इसमें लास्ट में नोट दिया है कि अगर कंपनी के पास डेप्ट नहीं है तो फिर जो अपन कैलकुलेट कर रहे थे जो फर्म ये मेथड में कि फर्म और इक्विटी का अलग अलग से, तो उसकी वैल्यू तो फिर अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या होएगा, नोपेट इज इक्वल्स टू पैट हो जाएगा, क्योंकि डेप्ट तो है ही नहीं, नोपेट इज इक्वल्स टू पैट हो जाएगा। मतलब FCFE
इज इक्वल्स टू FCFF हो जाएगा। और इसको न्यू स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। इसका एक क्वेश्चन 15 अलग से है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजी निकालनी है, इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजी। तो इसमें वही अपने को वैल्यू ऑफ फर्म आफ्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी ही करना है यूजिंग FCFF मेथड ही, और उसमें तू लेस कर देगा एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द फर्म बिफोर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द फर्म बिफोर द स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा। तो बिफोर स्ट्रेटेजी कैसे निकालेगा एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द फर्म? तो एग्जिस्टिंग नोपैड जो रहेगा तेरा, जो उसको डिवाइड करेगा KO से, तो तेरा एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म जो अपन ने FCFF मेथड से किया उसमें से तू लेस करेगा एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ फर्म बिफोर स्ट्रेटेजी, तो उसको तू करेगा तो तेरा इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ अडॉप्शन आ जाएगा। अगर तेरा पॉजिटिव आया तो तू अडॉप्ट करेगा। अपन इसका क्वेश्चन 15 है जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन देखेंगे रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। ये अपना 5th मॉडल है जो लास्ट मॉडल है। इसमें 4 मेथड दे के रखे कि 4 अलग अलग कैसे होएगा। तो उसमें से 4 में से 3 अपने को वैल्यू ऑफ फर्म बताता है, एक बताता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो पहले अपन फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला सेल्स मल्टीपल मेथड। तो इसमें कैसे करने का, सिमिलर कंपनी का मल्टीपल देगा सेल्स मल्टीपल, उसको अपन अपने कंपनी के सेल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ईजी है, फर्स्ट वाला मेथड यही है। दूसरा आता है इबिटा मेथड। इबिटा मेथड में भी वैल्यू ऑफ फर्म बताते हैं। इसमें कैसा आता है कि इबिटा इबिटा मल्टीपल इनटू इबिटा ऑफ आवर कंपनी। इबिटा मल्टीपल ऑफ द मतलब जो सिमिलर कंपनी का मल्टीपल रहेगा इबिटा, उसको अगर अपनी कंपनी के एडजस्टेड बिटा IBITDA से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें बताया है कि जो अपनी कंपनी का EBITDA है वो कैसे लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ले लेंगे और EBITDA दिया रहेगा वो ले लेंगे। उसमें अपन लेस करेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हुआ है, उसमें ऐड करेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें से जो एक्सपेंसेस पेंडिंग टू बी राइट ऑफ है जैसे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है वो लेस कर देंगे, इनकम पेंडिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड वो ऐड कर देंगे। तो ऐसा अपना एडजस्टेड EBITDA आ जाएगा। एडजस्टेड EBITDA आ गया और सिमिलर कंपनी का EBITDA मल्टीपल पता है तो अपनी एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अभी तीसरा आता है कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल CCM मेथड, मतलब कि कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल CCM मेथड। इससे अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है करके। तो इसमें 4 अलग अलग देके रखे कि 4 अलग अलग मल्टीपल कैसे हो सकते हैं कि जैसे कि मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू टू सेल्स, मार्केट वैल्यू टू नेट इनकम। तो ये अलग अलग कंपनी के सिमिलर कंपनी के 4 रेशो दिए रहेंगे। जैसे कि मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या होता है, तो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, बुक वैल्यू भी दी रहेगी सिमिलर कंपनी के। तो इसके अपन 4 ये रेशो निकालेंगे। अगर 2 कंपनी की दी रहेगी तो 2 कंपनी के ये 4 निकालेंगे अलग अलग से, फिर दोनों को अपन एवरेज आउट कर लेंगे और एक सिंगल रेशो निकाल लेंगे जो ठीक है सिंगल निकाल लेंगे 4, और ये 4 रेशो अपने कंपनी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अपनी कंपनी का बुक वैल्यू दिया रहेगा तो जो ऊपर वाला रेशो निकाला उससे अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मार्केट वैल्यू अपनी 4 इसमें भी अलग अलग आ जाएगी। जैसे कि वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 में वही जो अपने सिमिलर कंपनी का रेशो निकाला वो अपनी कंपनी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी 4 रेशो आएगा। 4 रेशो को अपन डिवाइड बाय 4 करेंगे। पहले सबको टोटल कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वैल्यू ऑफ आवर इक्विटी आ जाएगी। याद रखना ये मल्टीपल वाला है जो मार्केट वैल्यू से रिलेटेड है। ये हमेशा इक्विटी ही रहता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अभी लास्ट में आता है चॉप शॉप अप्रोच, क्या बोलते हैं ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच भी बोलते हैं इससे, और ये हमेशा वैल्यू ऑफ फर्म बताता है। ठीक है, ये मेथड में ऐसा दिया रहता है कि बहुत सारे सेगमेंट्स है कंपनी के, एक सिमिलर कंपनी है जिसके सेगमेंट्स है तो उसके 3 रेशो अपन निकाल लेंगे। एक ही क्वेश्चन है उसमें 3 रेशो, ये 3 सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट के ये 3 रेशो देके रखे करके। अभी यही 3 रेशो अपने कंपनी के सेगमेंट के साथ अपने को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 अलग अलग वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। ठीक है, और 3 अलग अलग वैल्यू फर्म आ जाएगी, उसको अपन एवरेज आउट कर देंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो अपन आगे देखेंगे क्वेश्चन कौन सा तो है करके, क्वेश्चन 19 ही है मेरे ख्याल से, वही अपन देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। तो चॉप शॉप अप्रोच भी अपना कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो पार्ट 2 था अपना अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन वो भी कंप्लीट होता है, जिसमें अपन 5 मेथड देख लिए थे।
मार्केट बेस्ड मॉडल, एसिड बेस्ड मॉडल, इनकम बेस्ड मॉडल, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल और रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। तो अपना वैल्यूएशन में जो पार्ट 3 है वो डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 में क्या पता है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और मार्केट वैल्यू एडेड, ये दो मेथड है तो मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए। तो पहले अपन देखेंगे कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के मीनिंग क्या है। इसमें क्या है कि जो कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है उससे एक्सेस प्रॉफिट रिटर्न कमाती है, उसको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोलते हैं। और ये रजिस्टर्ड है अंडर यूएस कंसल्टिंग फर्म। इसको कोई और मतलब ऊपर नीचे नहीं कर सकता, जैसा है अगर यूज़ कर रहे हैं तो यही फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। तो ईवीए का फॉर्मूला क्या है, अपन वो सेकेंड पार्ट देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ईवीए। तो ईवीए का क्या है, नोपेट माइनस ब्रैकेट में इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू WACC। ठीक है, तो अपन पहले देखेंगे कि नोपेट कैसे आता है और फिर देखेंगे इन्वेस्टेड कैपिटल एसिड के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, लाइबिलिटी के बेसिस पे कैलकुलेट कैसे करेंगे तो कैसे आएगा, और WACC कैसे आएगा करके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नोपेट कैसे आता है। नीड टू बी एडजस्टेड फॉर EVA कैलकुलेशन। तो जो EBIT रहता है, EBIT में अपन टैक्स लेस कर देंगे तो नोपेट आ जाता है, और इसमें अपन ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रहता है। तो अगर इसको अपन ऐड करेंगे तो अपना एडजस्टेड नोपेट आ जाएगा। तो फिर से मैं बताता हूँ कैसे करने का। EBIT माइनस टैक्स ऑन EBIT अपना नोपेट आ जाएगा, उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो अपना एडजस्टेड नोपेट आ जाएगा। अगर कंपनी में अगर क्वेश्चन में EBIT नहीं दिया है तो अपने पास दो ऑप्शन रहेंगे जो कंपनी में ऐसा डाटा दिया रहेगा। एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स करना है और उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस इंटरेस्ट कर देंगे तो अपना EBIT आ जाएगा। ये क्वेश्चन 20 इससे ही रिलेटेड है। अभी आता है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 20 नहीं सॉरी सेकेंड पार्ट की जो फाइनेंशियल लेवरेज क्वेश्चन में दिया रहेगा अदर देन EBIT। तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ऐसा होता है कि EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट वो होता है कि जो क्वेश्चन में बॉन्ड या वो दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसका जो 14% बॉन्ड है करके तो 14% वो तेरा इंटरेस्ट हो जाएगा करके। तो EBIT आ जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज वो टाइम्स में दिया रहता है, वो आ जाएगा। तो ये अपना EBIT भी आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन में दिया है तो एडजस्ट करेंगे, नहीं दिया है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा, नहीं दिया है तो फाइनेंशियल एवरेज देगा, उससे अपन EBIT निकाल लेंगे। तो अपना नोपेट हो जाता है फॉर्मूला में EV इज इक्वल्स टू नोपेट माइनस ब्रैकेट में इन्वेस्टेड कैपिटल इंटू WACC। तो उसमें से अपन ने नोपेट देख लिया कैसे निकलता है। अभी देखते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन लाइबिलिटी अप्रोच। तो लाइबिलिटी अप्रोच में कैसे, लाइबिलिटी से अपन देखेंगे तो पहले इक्विटी ऐड करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे, उसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट ऐड करेंगे जो अपना डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बोरिंग हो गया, वो एटसेट्रा। इसमें अपन इंटेंजिबल एसिड भी ऐड करेंगे। ये ठीक है, इतना ये 3 बातें वो लाइबिलिटी वाला पार्ट था। और अभी इंटेंजिबल एसिड भी ऐड करेंगे विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और इसमें भी नॉन कैश आइटम एडजस्टेड इन नोपेट ये भी ऐड करेंगे करके तो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल आ जाएगा। तो ये अपना लाइबिलिटी साइड का अप्रोच का हो गया। और अभी देखेंगे एसिड साइड अप्रोच का। तो एसिड साइड अप्रोच में कैसे निकालते हैं कि टोटल एसिड ले लेंगे कि करंट एसिड जो भी दे रहेगी टोटल एसिड ले लेंगे, और बाद में जो अपन ने लाइबिलिटी इसमें लेस करंट लाइबिलिटी भी अपन लेस करेंगे, और जो अपन ने लाइबिलिटी में भी किया वो सेम कर देंगे कि इंटेंजिबल एसिड ऐड कर देंगे, और इसमें नॉन कैश एडजस्टमेंट इन नोपेड किया था वो भी कर देंगे। तो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल आ गया। अपन ने लाइबिलिटी साइड भी देख लिया, एसिड साइड भी देख लिया। अभी अपन देखते हैं कि अदर पॉइंट इन EVA में क्या क्या रह सकता है अदर पॉइंट। तो EVA जितना ज़्यादा रहेगा वो बेस्ट रहेगा कंपनी के लिए। ए कंपनी हैविंग हायर EVA इज कंसिडर्ड एज बेस्ट। और EVA डिविडेंड कैसे निकलेगा, अगर EVA डिविडेंड पूछा है तो जो EVA की वैल्यू आई है अपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये कर देंगे तो अपनी EVA की वैल्यू आ जाएगी करके। इसमें एक और पॉइंट ऐसा बोला है कि जो अपन डिविडेंड पे करती है कंपनी, अगर पे करती है तो वैल्यू उसकी स्टार्ट डिक्लाइनिंग हो जाती है। अगर कंपनी पे नहीं करती है डिविडेंड तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सिंस द अमाउंट इंक्रीजेस यूज फॉर इन्वेस्टमेंट विच विल इंक्रीज द EBIT ग्रोथ, हेंस इफ EBIT बिकम्स हायर द वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये अपना EVA हो गया। अपन देखते हैं MBA मार्केट वैल्यू एडेड। तो इसमें अपन क्या देखते हैं, इट मेजर द वेल्थ ऑफ द कंपनी एबल टू क्रिएट फॉर इट्स शेयर होल्डर सिंस इट्स फाउंडेशन। शेयर स्टेक होल्डर्स में तेरा इक्विटी भी आ गया, डेब्ट भी आ गया। तो अभी कैलकुलेशन ऑफ EVA कैसे करेंगे करके, अगर फर्म के बेसिस पे करना है कि और इक्विटी के बेसिस पे करना है
तो मार्केट वैल्यू हमेशा पहले अपन देख रहे थे कि इक्विटी में यूज़ हो रही थी, लेकिन अपन फर्म का भी देख लेते हैं इसमें क्या करना है करके। तो अगर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्वेश्चन में दी रहेगी कि इतना मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है, उसमें अपन अगर इन्वेस्टमेंट कैपिटल लेस कर दिए तो अपना एमबीए आ जाएगा, इन्वेस्टेड कैपिटल लेस कर दे तो अपना एमबीए आ जाएगा। अगर इक्विटी का निकालना है, इक्विटी का कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, उसमें अपन स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स फंड लेस करेंगे। इसमें स्टेक होल्डर्स नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड लेस करेंगे। वो कैसे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसको लेस करेंगे। तो ये क्वेश्चन 31 में दिया गया है, तो ये अपना एमबीए आ जाएगा। और लास्ट एक और देखे रखेगी थर्ड पार्ट की कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग एमबीए। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी, एमबीए को अपन ऐड करेंगे इन्वेस्टेड कैपिटल से। तो इधर एमबीए जो आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर ईवीए यूजिंग डब्ल्यूएसईसी, एमबीए ऐसा आता है इसमें। अभी तक इसका कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अलग से पार्ट देखे रखा है। और आगे आता है पार्ट 4, वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। पहले इतना है, ये ख़त्म हो गया अपना प्रैक्टिकल पार्ट पे। जो अपन ने अप्रोचेस डिस्कस किए थे वो अप्रोचेस के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसमें मार्केट बेस्ड मॉडल, एसिड बेस्ड मॉडल और इनकम बेस्ड मॉडल के क्वेश्चन अपन पहले देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, बैलेंस शीट टाइप में दिया है और उसमें बता दिया है कि मार्केट प्राइस शेयर की 12 है और 70,000 शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 है करके। और इसमें बोला है कि वैल्यू ऑफ कंपनी बता दो। तो मार्केट प्राइस दे के रखा है, एनपीएस दे के रखा है, नंबर ऑफ शेयर पता है। तो अपने को मार्केट बेस्ड मॉडल का जो पहला है मार्केट प्राइस मेथड, उससे अपना वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई और क्वेश्चन में डेप्ट दे के रखा है और सरप्लस कैश भी दे के रखा है। तो अपन डेप्ट ऐड कर लेंगे, लेस्ट सरप्लस कैश कर देंगे तो एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अभी अपन क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या देके रखा है, पीई रेशो देके रखा है, उसका हाई, लो और एक करंटली जो चल रहा है, 3 तरह के पीई रेशो देके रखा है। और ईपीएस देके रखा है 2, एक प्रीवियस ईयर का और एक एक्सपेक्टेड ईपीएस। तो इसमें पूछा है कि रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स बता दो यूजिंग द पीई रेशो मॉडल। तो बस इसमें 6 बता देने हैं, क्योंकि 3 अपने पास पीई है, 3 अपने पास ईपीएस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना वैल्यू ऑफ शेयर 6 अलग से आ जाएगा। तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है। अभी अपन क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या है करके, क्वेश्चन 3 में अपने को 3 चीज़ें पूछी है, पीई रेशो, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, बुक वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो पीई रेशो के लिए अपने को क्वेश्चन में बताया गया है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है 200 करोड़ का, उसमें से 80 करोड़ बांट देती है और पीई रेशो कंपनी का है 9, ठीक है। तो अगर अपन जो प्रॉफिट है, जो कंपनी का अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, उसको अपन जो प्रॉफिट बचता है वो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ही रहता है। तो प्रॉफिट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे पीई रेशो से, तो अपना वैल्यू ऑफ मतलब सनलिमिटेड आ जाएगा। और दूसरा है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए अपने को केई चाहिए रहता है, क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी ही निकलती है हमेशा। तो कैसे निकलेगी करके, जो केई है, केई के लिए अपने को पूरा CAPM से जो केई निकलता है वो पूरा दे के रखा है। और वैल्यू ऑफ सन लिमिटेड कैसे हो जाएगा, जो अपन ने डिस्कस किया था कि जो क्या बोलते हैं D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी इज इक्वल्स टू, मतलब जो माइनस जी करेंगे तो अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी करके। तो अपन ने बताया था कि 200 करोड़ में से 80 करोड़ कंपनी बांट देती है। जो 80 करोड़ बाती वो डिविडेंड ही तो बाती, तो वो डिविडेंड को अपन ले लेंगे 80 करोड़ और उसमें D0 पकड़ेंगे उसको, और उसमें से अपन ग्रोथ ऐड कर देंगे और बाकी फार्मूला में डाल देंगे तो अपना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी आ जाएगा। अभी तीसरा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है कि इक्विटी प्लस रिजर्व, क्या बोलते हैं, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। तो कंपनी ने शेयर होल्डर फंड दे दिया। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी प्लस एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो वही हो गया, 450 दिया, डायरेक्टली आंसर ही 450 है। और लास्ट में पूछा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को अपन लिक्विडेशन मेथड भी बोलते हैं, लिक्विडेशन मेथड भी बोलते हैं उसको। तो कंपनी लिक्विडेट ही हो रही है वैसे भी, और लिक्विडेट होके जो शेयर होल्डर फंड है उसके साथ अपन ऐड करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू शेयर होल्डर फंड ही होती है करके। उसमें नहीं, मतलब नेट एसेट वैल्यू शेयर होल्डर फंड रहती है। और उसमें कंपनी ने बोला है कि बिल्डिंग फेच करेगी 200 करोड़ मोर देन द बुक वैल्यू, और जो स्टॉक है वो रियलाइज़ करेंगे 500 करोड़ लेस। तो जो मोर होगा वो ऐड कर देंगे, लेस होगा वो जो कम होगा वो लेस कर देंगे। तो ये अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी आता है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट।
तो अभी अपन क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोलते हैं, एक आईसीएल कंपनी है वो टेक ओवर कर रही है एसवीएल को, और उसमें बताया कि पैट अपना बढ़ेगा 18% से और एसवीएल का भी पैट बढ़ेगा 15% से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और पीएनएल और बैलेंस शीट दी हुई है। तो आईसीएल एसवीएल को ले रहा है, तो आईसीएल का बैलेंस शीट से अपने को मतलब नहीं है, आईसीएल को पूरा इग्नोर करेंगे बैलेंस शीट्स का बैलेंस शीट। और इसमें बोला है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है आर स्टेटेड एट करंट प्राइसेस इन द बुक वैल्यू। ठीक है, और जो लैंड एंड बिल्डिंग है 3 साल पहले रीवैल्यू हुई थी और वो हमेशा हर साल 30% से बढ़ती है। और अभी क्वेश्चन में पूछा है कि आप प्रीमियम बताओ शेयर का जो अपन एक्स्ट्रा पे करेंगे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नेट यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रीमियम। सबसे पहले बोला है कि नेट एसेट वैल्यू से बता दो, नेटवर्थ एडजस्टेड से। तो इसमें फर्स्ट में पूरा पढ़ के बताता हूँ। नेटवर्थ एडजस्टेड फॉर द करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नेटवर्थ लेते हैं कि नेटवर्थ क्या होता है। वही अपना एसवीएल का अपन पेड अप शेयर कैपिटल ले लेंगे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ले लेंगे, ये अपना नेटवर्थ हो गया। उसमें अपन बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग की भी वैल्यू अपन एडजस्ट करेंगे जो बढ़ते आ रही है 30% से। तो जो बुक वैल्यू है उसमें अपन 30% ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अपने को फ्यूचर इन्फ्लेशन भी पकड़ के चलना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्यूचर फॉरवर्ड रेट फैक्टर जो 3 साल का है 30% के हिसाब से 2.197, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो अपना 3 साल बाद वाली प्राइस आ जाएगी। लेकिन अपने को सिर्फ इंक्रीज वाला पोर्शन लेना है, तो इसमें अपन बुक वैल्यू कर देंगे जितने प्राइस से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई बस उतने प्राइस से अपन नेटवर्थ में ऐड करेंगे। अभी बोले कि पैट भी ऐड करना है एवरेज बेसिस पे। तो 5 साल तक इन लोग का बताया कि 5 साल तक कितना बढ़ेगा। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया एसवीएल का प्रॉफिट 15% से बढ़ेगा और इसमें भी फ्यूचर क्या बोलते फॉरवर्ड रेट दिया है 15% 5 साल की। तो फिर 5 साल की 7.7537 रहती है और क्वेश्चन में पैट दिया हुआ है एसवीएल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो अपन पैट उठाते हैं 250 अपन मल्टीप्लाई करेंगे 15 फॉरवर्ड रेट फैक्टर से 15% से 5 साल का 7.750, तो ये अपना 5 साल का पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अपने को 1 साल का ही चाहिए तो अपन उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, जो आया वो अपन नेटवर्थ में ऐड कर देंगे, तो अपना पूरा नेटवर्थ वैल्यू आ जाएगा मतलब। तो अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। अभी वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन पर शेयर पे पूछा है क्योंकि अपने को प्रीमियम पूछा है, पर शेयर के ऑन द शेयर्स पूछा है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ शेयर्स, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के बाद अपन क्या बोलते हैं प्रीमियम निकाल लेंगे परसेंटेज का। तो अभी जो करंट वैल्यू ऑफ फर्म से अपनी पर शेयर वैल्यू जो आई माइनस जो करंट मतलब क्वेश्चन में एसवीएल की मार्केट प्राइस दे के रखी है उससे लेस करेंगे, उस दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ एसवीएल, वो आ जाएगा प्रीमियम। और दूसरे ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से अपने को कैलकुलेट करना है। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला अपन ने वही देखा था जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में है, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ। तो इसमें पर्टिकुलर शेयर का नहीं अपन वैल्यू करेंगे, पूरा फर्म के वैल्यू के हिसाब से करेंगे करके। तो अपन पहले पर सिक्योरिटी करते क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम पर सिक्योरिटी पूछा है करके। तो D0 इसमें टोटल दे के रखा है कितना 125 करोड़ एसवीएल में, और अपने को ग्रोथ भी ऐड करनी है। तो ग्रोथ हमेशा आफ्टर एक्विजिशन वाली क्वेश्चन में दी है वो ही लेनी है करके, तो तेरा D1 आ जाएगा। और ग्रोथ 18% दिया है, तो अभी अपन KE का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें अपन CAPM नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसका डाटा दिया नहीं। तो अपनी जो सेकंड प्रायोरिटी रहती है वो कौन सी वाली रहती है, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। तो इसमें जो अपन ग्रोथ लेंगे वो जो करंट में है, जो करंट वाली ग्रोथ दी है क्वेश्चन में वो वाली लेके चलेंगे। इसमें आफ्टर एक्विजिशन वाली नहीं, बिफोर एक्विजिशन वाली लेके चलेंगे। तो इसमें डिविडेंड अपने को पर बेसिस पे निकाल दिया था अपन ने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करके, उसमें अपन ने ग्रोथ ऐड कर दी तो D1 आ गया, डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस जो 75 है इंटू 100 करेंगे और प्लस जो ग्रोथ
है करके वो डाल देंगे तो अपना के ई आ जाएगा 30.33। अभी इसको अपन जो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का, अगर उसमें डालेंगे तो अपना प्रीमियम मतलब वो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर, वही अपन फिर से प्रीमियम निकाल लेंगे करके। और अभी लास्ट में पूछा है कि ICL विल पुश फॉरवर्ड, मतलब कौन सा मेथड सिलेक्ट करे करके। तो इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल सिलेक्ट करने बोला है क्योंकि इसका लीस्ट कैश फ्लो है, मतलब कि प्रीमियम अपने को कम देना पड़ेगा क्योंकि ICL को बाय करना है ना, तो जितना कम पैसा देगा उसके लिए वो बेनिफिट है, तो उसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 4 अपना कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन फिफ्थ देखने से लग रहा है कि अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से सेल होएगा, जिसमें 4 स्टेप है करके। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स, तो ये देख के अपने को पता चलता है कि जो अपना स्टेप 1 है उसमें हम लोग बिफोर टैक्स लेते हैं करके। तो ठीक है, फर्स्ट ये अपन ने देख लिया। और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी दिया है, मतलब जो अपन ने ऐड कर दिया था और जो लेस कर दिया था करके, और न्यू प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है करके कि उसकी सेल्स, मार्केट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट भी दे के रखा है। अभी यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, और कैपिटलाइजेशन रेट दे के रखा है। कैपिटलाइजेशन रेट दिया है तो डायरेक्टली अपने को पता चल गया कि अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से निकलेगा। तो अपन स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है वो लेस कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है वो ऐड कर देंगे, और जो प्रॉफिट बन रहा है न्यू प्रोडक्ट से वो अपन ऐड कर देंगे। उसमें से अपन टैक्स भी कंपनी ने दिया हुआ है 30%, वो लेस कर देंगे, तो अपना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा, जो अपन स्टेप 1 में हमेशा निकालते हैं। और दूसरा कैपिटलाइजेशन रेट दे के रखिए, जो स्टेप 2 होता है। स्टेप 3 क्या होता है कि जो अपन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो अपना वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। ये वैल्यू ऑफ फर्म आता है, हमेशा याद रखना। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट पूछा है कि डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर शेयर अगर ईगल लिमिटेड शेयर कैपिटल बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ, मतलब क्या प्रीफरेंस शेयर भी आता है उसमें और इक्विटी शेयर भी आता है करके। तो इसमें अपने को PE रेशो भी देखे रखा है, तो अपने को जो 10 दे के रखा है, तो इसमें से अपने को पता चलता है कि अपने को PE रेशो से वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है करके, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है करके। तो इसके लिए अपने को MPS चाहिए रहेगा, क्या बोलते हैं EPS और MPS। अपने को MPS निकालना है, तो सबसे पहले EPS निकालेंगे। EPS कैसे निकालेंगे, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसमें से अपन इंटरेस्ट लेस कर देंगे। जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, उसमें से अपन प्रेफरेंट डिविडेंड, जो क्वेश्चन में मतलब सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में दिया था कि 13% प्रेफरेंट डिविडेंड है, तो वो अपन इंटरेस्ट लेस कर, डिविडेंड लेस कर देंगे जो फिक्स्ड है। जो बाकी बचा वो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, उसको अपन क्वेश्चन में 50 लाख इक्विटी शेयर दिए उससे डिवाइड करेंगे तो अपना EPS आ जाएगा। EPS आ गया, PE रेशो दिया, MPS अपने आप आ जाएगा। तो क्वेश्चन 5th भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में एक H लिमिटेड देके रखा है और B लिमिटेड देके रखा है, और उसकी लायबिलिटी और एसेट दोनों देके रखी है, और एक्स्ट्रा पार्ट देके रखा है कि पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट बताया है कि 4 साल के कितने हैं करके, 30 क्या बोलते हैं फॉर द लास्ट 4 years आर 300 करोड़ एंड 10 करोड़ रिस्पेक्टिवली। और इसमें कैपिटलाइजेशन रेट भी देके रखा है। कैपिटलाइजेशन रेट दिया है तो मतलब अपने को लगता है कि अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड रहेगा। हाँ, ये है इसका। कंटीजेंट लायबिलिटी भी देके रखी है, और लास्ट में एक और पॉइंट है, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वैल्यू पर शेयर निकालनी है अपने को H लिमिटेड और B लिमिटेड, और 3 मेथड देके रख दिए। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू मेथड, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो H लिमिटेड की देके रखी है, तो अपन वही कर लेंगे। ये फार्मूला से क्वेश्चन में इतना डाटा दिया है वो आ जाएगा। अभी दूसरा आता है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे निकालेंगे, ये अपना प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट रहता है, अपन ने देखा था कि EBIT नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है प्रीवियस ईयर के। तो इसमें देके रखा है कि 300 करोड़ है H लिमिटेड का, और B लिमिटेड का है 10 करोड़। और डायरेक्टली कैपिटलाइजेशन रेट, क्योंकि इसमें ना कुछ क्या बोलते हैं डिविडेंड है और ना कुछ कैश है करके, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ही वैल्यू ऑफ बिजनेस रहेगी करके। तो इसको अपन पर यूनिट बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपनी पर यूनिट आ जाएगी H लिमिटेड और B लिमिटेड में दोनों। ठीक है, अभी लास्ट में क्या पूछा है कि 4th एक पॉइंट था इसमें बोला कि H लिमिटेड टू इशू 100 ईच टू द शेयर होल्डर ऑफ B लिमिटेड। इसमें अच्छा, तो इसमें H लिमिटेड एक्वायर करिए बिजनेस ऑफ B लिमिटेड, ठीक है, इन द एक्सचेंज रेशो ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू बेसिस।
और इसमें वेट दिया है कि 1 and 3 फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर अराइव्ड ऑन नेट एसेट बेसिस एंड अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। जो क्वेश्चन में निकालने बोला था नेट एसेट बेसिस और अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, तो उसका अपने को वेट लेके, उसकी जो पर वैल्यू आई थी उसका वेट लेके अपने को बताने हैं कि कितना वैल्यू ऑफ शेयर पर यूनिट आ जाएगा करके। तो क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट था उसमें यही पूछा है, एक्सचेंज रेशियो बताओ शेयर ऑफ एच लिमिटेड टू बी इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड ऑन फेयर वैल्यू बेसिस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अजम्पशन मेंशन इन पॉइंट 4। ठीक है, जो पॉइंट 4 में अपन ने डिस्कस किया। तो वेट कैसे होएगा, जो नेट एसेट वैल्यू है उसका क्वेश्चन में वेट 1 दे के रखा है और ईसीएम का वेट जो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड उसका 3 दे के रखा है। तो अगर इसका अपन टोटल करें तो 4 हो जाता है करके। तो अपन एच लिमिटेड का देखेंगे, एच लिमिटेड का क्या है करके। तो एच लिमिटेड का अपन ने पर शेयर दोनों का निकाला था, दोनों मेथड से निकाला था। अभी दोनों मेथड से निकाला था तो दोनों मेथड के वेट से अपने को कर देंगे, तो अब वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना एक वैल्यू आ जाती है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। और सेम अपन बी लिमिटेड से करेंगे करके, जो दोनों मेथड से पर वैल्यू ऑफ शेयर आई थी करके, तो दोनों निकालेंगे ऐसे वेट दे दे के। फिर एक्सचेंज रेशियो क्या आएगा, जो सब्सिडरी मतलब जो एक्वायर करने वाला एक्वायरी कंपनी है, उसको अपन उसका जो वैल्यू आई थी उसको अपन न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में जो एक्वायरर है उसका वैल्यू रखेंगे। तो फिर जो नंबर आया तो उसको ऐसा बोलेंगे, इट मीन्स दैट एच लिमिटेड शुड इशू डैश नंबर ऑफ शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ बी लिमिटेड। तो ये ऐसा कैलकुलेट करना है क्वेश्चन 6 वाला पार्ट। तो ये अपना वैल्यूएशन का जो क्या बोलते हैं कैश फ्लो बेस्ड मॉडल है वो चालू करते हैं। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल क्या था, ये अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन था। उसमें अपना फोर्थ पार्ट जो मॉडल था वो कैश फ्लो बेस्ड मॉडल था। इसमें F1 था और इसमें FCFF था और इसमें FCFE था, कि मतलब फ्री कैश फ्लो टू फर्म और फ्री कैश फ्लो टू क्या था, इक्विटी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या बोला है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू XYZ जो एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रो करने से हायर रेट क्या होता है, हायर रेट से ग्रो करेगा 4 साल के लिए, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाएगी। तो बेस ईयर की इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, उसमें रिवेन्यू दिया है, EBIT दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है। और फिर आगे ग्रोथ रेट और स्टेबल मतलब हाई ग्रोथ रेट और स्टेबल ग्रोथ रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तो ग्रोथ जो रिवेन्यू और EBIT में होगी वो हाई ग्रोथ में 20% होगी, स्टेबल ग्रोथ में 20% होगी। और सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन में भी हाई ग्रोथ में 20% होगी, लेकिन स्टेबल ग्रोथ में क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑफसेट बाय द डेप्रिसिएशन। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन तेरा जीरो हो जाएगा, मतलब नेट कैपेक्स तेरा जीरो हो जाएगा करके। बाकी KE और KD को निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे के रखिए करके। इसमें कैसा, हाई ग्रोथ के लिए तेरा अलग WACC निकलेगा और स्टेबल ग्रोथ के लिए तेरा अलग WACC निकलेगा। ठीक है, तो लास्ट में वर्किंग कैपिटल भी बोल दिया कि 25% बढ़ेगा, वो 25% ऑफ रिवेन्यू है करके, और टैक्स दे दिया। और लास्ट में पूछा है कि वैल्यू ऑफ फर्म बताओ करके। तो बहुत इजी है। सबसे पहले अपन WACC निकालेंगे। WACC कैसे निकालेंगे, पहले KD निकाल देंगे। KD के लिए RF का फार्मूला दे के रखा है। KE निकाल देंगे, KE के लिए RF का फार्मूला दे के रखा है। तो हाई ग्रोथ सबसे पहले हाई ग्रोथ का निकालेंगे, तो फिर KE निकाल लिया, बीटा निकाल लेंगे, KD निकाल देंगे। KD प्री टैक्स दे के रखा है, इसको पोस्ट टैक्स कर देंगे डिवाइड बाय टैक्स से। और डेट और इक्विटी का रेशो भी दे के रखा है करके। तो अपना कैसे आ जाएगा, KE इंटू इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस KD इंटू डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेब्ट। तो ये तेरा हाई ग्रोथ से भी आ जाएगा। सेम अपन स्टेबल ग्रोथ से करेंगे तो स्टेबल ग्रोथ से भी तेरा WACC आ जाएगा। तो हम लोग ये WACC दो क्यों निकाल रहे करके, जो अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैश फ्लो का, जो पहले 4 साल के लिए वो हायर रेट से PVF करेंगे, और जो लास्ट जो स्टेबलाइज हो जाएगा वो टर्मिनल, उसको अपन जो स्टेबल ग्रोथ है उसके WACC से मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे करके। ठीक है, नहीं प्रेजेंट वैल्यू तो उससे ही निकालेंगे, लेकिन जब टर्मिनल वैल्यू जो अपन लेंगे करके, उसमें जो फॉर्मूला था FCFF डिवाइड बाय KO माइनस G, तो उसके जो KO है वो अपन स्टेबलाइज का ले लेंगे, लेकिन प्रेजेंट PVF अपन करेंगे क्या बोलते हैं WACC हाई ग्रोथ का ही। ठीक है,
और अभी अपन देखते हैं कि WACC निकाल लिया, अभी क्या करना है, अभी अपने को कैश फ्लो निकालना है। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का अपन क्या बोलते हैं वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले 5 साल लिख देंगे, 5 साल में कैसा रिवेन्यू का ग्रोथ दिया है 20% लिख देंगे। पहले बेस ईयर का 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 बेस ईयर में कुछ नहीं करेंगे और रिवेन्यू ऐसे 5 साल तक 20-20 बता देंगे और फोर्थ के बाद 10% ही बढ़ाएंगे करके। फिर WC तेरा 25% आ जाएगा और उसके बाद अपन क्या बोलते हैं इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर देंगे करके कि अगर इंक्रीज़ है तो WC माइनस में और जो डिक्रीज़ है तो वो प्लस में ही रहेगा करके। अभी अपन क्या बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म करेंगे। तो उसमें 5 साल लिख देंगे, 5th ईयर के ब्रैकेट में अपन टर्मिनल वैल्यू लिख देंगे। 5 साल के बाद अपन मतलब ऐसा ईयर 1 to 5 कॉलम बनाएंगे ऐसा। उसके बाद सबसे पहले EBIT लेंगे। तो EBIT फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन में दिया था, मतलब बेस ईयर का, लेकिन अपन बेस ईयर को नहीं कंसिडर करेंगे, अपन फर्स्ट ईयर से लेंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 20% ग्रोथ हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया है। तो 20% करके 4 साल करेंगे और लास्ट जो फोर्थ ईयर में अपन फोर्थ ईयर के बाद 5th ईयर आएगा उसमें 10% ऐड कर देंगे कि स्टेबल हो जाएगी ग्रोथ। तो EBIT आ गया अपना। EBIT आने के बाद अपन टैक्स लेस करते थे जिससे नोपैट आएगा। उसके बाद अपना लेस कैपेक्स होगा करके नेट कैपेक्स होगा। तो क्या बोलते हैं नेट कैपेक्स भी तेरा 20% बढ़ा है और जो 5th ईयर है उसमें नील हो जाएगा क्योंकि ठीक है। और फिर अपन लेस करेंगे इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल जो अपना फार्मूला से आ जाएगा। इंक्रीज़ रहेगा तो लेस करेंगे, डिक्रीज़ रहेगा तो वो करेंगे। तो ये अपना फ्यूचर कैश फ्लो टू फर्म आ गया। अभी इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मतलब PV फैक्टर निकाल लेंगे करके। तो पहले 4 साल तक निकालेंगे, उसके बाद जो 5th ईयर मतलब 5th ईयर से टर्मिनल हो जाएगा तो अपन टर्मिनल वैल्यू 4th ईयर एंड का लेंगे करके। तो इसका फार्मूला क्या है, क्या बोलते हैं फर्स्ट परपेचुअल FCFF डिवाइडेड बाय KO माइनस ग्रोथ। फिर जो इसमें जो KO है अपन डिस्कस किया था, कौन सा वाला लेंगे, जो स्टेबल वाला है वो लेंगे और माइनस ग्रोथ कर देंगे करके, जो क्वेश्चन में दिया था कि ग्रोथ 10% से होगी करके। तो ये अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू भी कर देंगे अपन। तो उसके बाद दोनों को जो 4 साल का है और टर्मिनल वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो अपनी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। तो अपना क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 देखते। क्वेश्चन 8 सेम एज क्वेश्चन 7 है, बस इसमें 2 पॉइंट है जो क्वेश्चन 7 में नहीं था करके। तो इसमें क्या था कि जो डेप्रीसिएशन इसमें दिया है क्वेश्चन 8 में, उसमें ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही रहता है, तो इसका कुछ इररिलेवेंट है जो अपन नॉर्मल सम कर रहे थे करके। जो कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन वही करेंगे और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें से कुछ डेप्रिसिएशन वैसा लेस नहीं करना। और एक है जो WACC, अपन क्वेश्चन 7 में दो WACC निकाल रहे थे, एक अपना हायर ग्रोथ से और एक स्टेबलाइज ग्रोथ से। लेकिन इसमें क्या करना है, एक ही WACC क्वेश्चन में दे दिया है करके। तो हायर ग्रोथ के लिए भी वही WACC से अपन करेंगे और जो लास्ट ईयर का टर्मिनल वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या आता है, FCFF डिवाइडेड बाय KO माइनस ग्रोथ। तो उसमें जो KO अपन स्टेबलाइज का ले रहे थे जो अलग से अपन कैलकुलेट किए थे क्वेश्चन 7 में, वैसा नहीं करना, इसमें डायरेक्टली दिया है 15%, तो वो करके अपना आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 भी होता है। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है, एंड में वैल्यू ऑफ फर्म पूछा और वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा है। तो देखते हैं अपन कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि BRS है वो कंप्यूटर एंड IT हार्डवेयर एंड पेरिफेरल है और उसकी रिवेन्यू 8 साल की दे के रखी है, मिलियंस में दे के रखी है और बैलेंस शीट दे के रखी है, जिसमें लाइबिलिटी में इक्विटी प्लस और 12 ईयर बॉन्ड्स है और एसिड साइड में फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट है। और आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 40% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू है और फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे के रखा है मतलब टेबल में कि 1 से 4 साल तक 1.6, फिर 5 to 8 ईयर से 2 रहेगी। एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी दे के रखे हैं, तो वो भी दे के रखे। और फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन बोले कि 15% से है। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर दे के रखा है जो बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर में हो रहा है करके। ठीक है, और फिर वर्किंग कैपिटल बोला है कि 20% ऑफ द रेवेन्यू है, टैक्स रेट 30% दे के रखा है, KE दे के रखा है 16.07, और जो बोला है कि फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब 8 ईयर के बाद जो कैश फ्लो है वो 5% से बढ़ेगा करके। तो प्रेजेंट क्या बोलते हैं PVF फैक्टर दे के रखा है क्वेश्चन में 13% का,
और अपने को पूछा वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ठीक है, अपन चालू करते हैं। तो वैल्यू ऑफ फर्म ऐसा आता है तो हमेशा पहले WACC निकालने का। तो WACC के लिए अपने को क्या चाहिए, KE KD चाहिए और इक्विटी डेब्ट चाहिए। तो क्वेश्चन में देखेगा तो सब है करके, KE भी है, KD कैसे निकाल देगा, लाइबिलिटी में 12% बॉन्ड है तो तेरा 12% तेरा KD आ जाएगा, उसमें से तू लेक्स क्या बोलते हैं टैक्स कर देगा तो तेरा पोस्ट KD आ जाएगा, और इक्विटी और डेब्ट दोनों दे के रखा है तो ऐसा तेरा WACC आ जाएगा। अभी अपन जो फ्री कैश फ्लो टू फर्म में डाटा चाहिए रहता है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले सेल्स तो क्वेश्चन में दी है 8 साल की। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी है 40%। नहीं, पहले अपन देखेंगे कौन से वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे अपने को। तो फिर अपने को फिक्स्ड का बनाना नहीं पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट का बनाना नहीं पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का बनाना नहीं पड़ेगा, तो डेप्रीसिएशन का बनाना पड़ेगा क्योंकि 15% है। और इसमें क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देख के रखा है। तो पहले अपन एक बना देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऐसा लिख के, और फिर 8 साल लिख देंगे, ईयर 1 2 3 4। और जो ओपनिंग क्या बोलते हैं ओपनिंग फिक्स्ड एसेट है वो लिख देंगे। क्या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो उसमें पहले जो क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में दिया था 17 वो लिख देंगे, प्लस जो एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर उसका कॉलम बना लेंगे। फिर जो 4th कॉलम है उसका टोटल कर देंगे, जो बिगनिंग प्लस क्या बोलते हैं ओपनिंग प्लस एडिशन उसका कर देंगे। और फिर जो डेप्रीसिएशन है 15% वो इस पे लगा देंगे। फिर 15% लेस करके टोटल में से जो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा वो तेरा 1 2 3 4 6th कॉलम बन जाएगा। फिर जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग बनेगा, उसमें एडिशन टू फिक्स्ड एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर उसका टोटल, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन। तो ऐसे करके अपन 8 साल का डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे करके। अभी डेप्रीसिएशन निकालने के बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना पड़ेगा, जो बोला है कि 20% ऑफ द रिवेन्यू है करके। तो ठीक है, क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट लाइबिलिटी में क्या बोलते हैं एसेट में करंट एसेट देख के रखी थी। तो अपना बेस ईयर का 0 ईयर का तेरा वर्किंग कैपिटल समझ ले उसको, ठीक है। तो फिर फर्स्ट ईयर से 8 ईयर तक रिवेन्यू लिख देंगे। रिवेन्यू के बाद अपन 20% कर देंगे WC, और जो इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा उसका कॉलम बना लेंगे करके, तो अपना WACC भी आ जाएगा। तो अपने पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अभी अपन वो टेबल बनाएंगे FCFF का। सबसे पहले ईयर लिख लेंगे 8 साल तक, फिर सेल्स लिख देंगे, फिर वो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस 40% है वो लेस कर देंगे। उसके बाद वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिखा रहे थे कि इतना इतना है करके, जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो फिर वो लेस कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट भी डायरेक्टली दिया था, डेप्रीसिएशन अपना वर्किंग नोट से आ जाएगा। तो ऐसे करके अपना EBIT, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेस करना तो क्योंकि ये 12% बॉन्ड दे के रखा है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेस करना, क्योंकि नहीं करते करके ये वाले क्वेश्चन में। फिर EBIT अपन निकाल लेंगे करके, EBIT आ जाएगा, उसमें से टैक्स लेस कर देंगे, अपना नॉपेट आ जाएगा। तो अपन ने इसमें कैसा माइनस डेप्रीसिएशन किया था। तो अभी कैपेक्स कैसे निकालेंगे करके, तो कैपेक्स कैसे आता था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे तो अपना क्या बोलते हैं कैपेक्स आता था करके। तो अगर इसमें देखा जाए तो फिर ये तो नेगेटिव आता था। तो अपन ने क्या किया, पहले डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो लेस कर दिया, तो वही इम्पैक्ट हो जाता है करके। तो क्या बोलते हैं नॉपेट के बाद अपन प्लस डेप्रीसिएशन करेंगे, फिर लेस कैपिटल करेंगे, फिर उसके बाद प्लस इंक्रीज और डिक्रीज जो वर्किंग कैपिटल में था, इंक्रीज था तो माइनस कर देंगे, डिक्रीज था वो ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके अपना फ्री कैश फ्लो टू फर्म आ जाएगा। उसके बाद अपन PVF फैक्टर से क्वेश्चन में दिया था 13%, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी आ जाएगा। और फिर 8th ईयर से टर्मिनल वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे करके। 8th ईयर से क्या बोला है कि 5% तेरा क्या बोलते हैं ग्रो करेगा कैश फ्लो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो FCFF 0 हो जाएगा, जो अपना 8th ईयर का एंड था, जो कैश फ्लो आया था टेबल से करके, मतलब विदाउट प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करके। तो उसमें अपन ये ग्रोथ ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 13% जो दिया है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं जो अपना WACC आया था वो क्वेश्चन में दिया था करके, और वाला अपन ने कैलकुलेट किया था। तो वो अपन उसका फॉर्मूला क्या था, FCFF1 डिवाइडेड बाय KO माइनस G। तो फिर KO क्या हो जाता है 13% माइनस 5%। तो फिर ये फार्मूला डालेंगे, अपना टर्मिनल वैल्यू आ जाएगा। तो फिर वैल्यू ऑफ फर्म ऐसा अपना आ जाएगा करके कि क्या बोलते हैं
8 साल का प्रेजेंट वैल्यू किया प्लस जो टर्मिनल वैल्यू है उसको ऐड किया करके। और अभी इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी भी पूछा था, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने आप आ जाएगी। कैसे, फॉर्मूला क्या था, जो वैल्यू ऑफ फर्म है माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या कहते हैं प्लस सरप्लस फंड। सरप्लस फंड को लाइबिलिटी में दिया नहीं था तो वो जीरो आ जाएगा, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अपना वैल्यू ऑफ फर्म वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों आ गया। तो क्वेश्चन 9th भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन 10 बहुत इजी है। इसमें क्या बोला है, मिस्टर एक्स जो है वो फाइनल एनालिस्ट है, वो वैल्यू करना चाहता है अपनी PQR लिमिटेड को, जिसका फ्यूचर कैश फ्लो उन लोग ने दे के रखा है 1 से लेके 5th ईयर, और टर्मिनल वैल्यू ऑफ परपेचुअल कैश फ्लो भी बता के रख दिए कि इतना है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो इसमें 3 पार्ट पूछा है। पहले पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे आएगा करके, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखे रखा है 20%, और उसका PVIF फैक्टर भी क्वेश्चन में देखे रखा है 5 साल तक का। तो सबसे पहले 1 2 3 4 ईयर 5th ईयर का अपन कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और टर्मिनल वैल्यू में कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली दिया उसको 5th ईयर के PVIF फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे तो अपना वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। पार्ट 2 अपना पूछ के रखा कि वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं इक्विटी पर शेयर बताओ करके। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले कैसे आती थी, अपन वैल्यू ऑफ फर्म में से लेस डेप्ट करते थे, उसके बाद लेस सरप्लस फंड करते थे। तो वैल्यू ऑफ डेप्ट दे के रखा है करके, और वैल्यू ऑफ फर्म अपन ने फर्स्ट पार्ट से निकाला था, उसमें से लेस डेप्ट कर देंगे, तो अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स देखे रखे, तो अपना पर वैल्यू आ जाएगा, जो कि ₹241.29 आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है कि द फर्म हैज़ रिसीव्ड अ टेक ओवर बिड फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑफ ₹225 पर शेयर। तो वो क्या ये ऑफर क्या बोलते हैं, जो ये ऑफर है वो अच्छा है क्या, ये पूछ रहे करके। तो अपन ने पार्ट 2 में देखा था कि वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही थी 241.29, और अभी फर्म को ऑफर आई कि 225 में करे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ज़्यादा है करके जो अपन ने देखा था सेकंड पार्ट में, और जो इन लोग ऑफर करे 225 वो कम है करके, तो ये ऑफर अच्छा नहीं है करके, क्योंकि वो लेस देन वैल्यू पर शेयर डेट इज़ 241.29। तो क्वेश्चन 10 भी अपना कंप्लीट होता है। अभी अपन तो क्वेश्चन 11 है, द वैल्यूएशन, इसमें क्या बोला है, द वैल्यूएशन ऑफ हंसा लिमिटेड हैज़ बीन डन बाय द इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। तो उसने क्या किया, एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो ₹50, तो कैश फ्लो कितना था 54 lakhs फॉर द फॉलोइंग ईयर जो आने वाला है, एंड एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 9% दे के रखे। तो एनालिस्ट ने जो वैल्यू निकाली है वो 18 लाख निकाली है, नहीं 1800 लाख निकाली है, और उसने मिस्टेक कर दी है यूजिंग, उसने जो बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी लेके ये वैल्यू निकाली है कंपनी की। फिर उसमें क्या बोला है, द बुक वैल्यू वेट्स एम्प्लॉयड बाय द एनालिस्ट आर नॉट नोन। बुक वैल्यू इन लोग ने दे के नहीं रखी है, मतलब वेट्स दे के नहीं रखा है इक्विटी और डेप्ट का, कि कितना इक्विटी था कितना डेप्ट था, बट यू नो डेट द हंसल लिमिटेड हैज़ अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% एंड पोस्ट कॉस्ट डेप्ट इज़ 10% करके। तो ठीक है, तो 10% दे के रखा है, तो इसमें कुछ टैक्स, हाँ पोस्ट टैक्स ही दे के रखा है, तो इसमें टैक्स का कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा करके। फिर जो उसमें पूछा कि फिर बताए कि कैसे वेट निकाल सकते हो तुम लोग। तो उसमें बोला है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज़ थ्राइस इट्स बुक वैल्यू, मतलब 3 इंटू जो बुक वैल्यू की इक्विटी का वेट था वो, और वेयर जो डेप्ट का कैसे होएगा, जो डेप्ट का बुक वैल्यू का वेट आएगा उसको 9/10 इंटू 9 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो अपना क्या बोलते हैं डेप्ट का भी वेट आ जाएगा। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ हंसा लिमिटेड। तो सबसे पहले अपन जो फार्मूला है VF इज इक्वल्स टू जो FCFF1 डिवाइडेड बाय KO माइनस ग्रोथ। तो अपने को वैल्यू ऑफ फर्म पता है 1800, और FCFF1 भी बताया था कि 54 लाख से, तो इसमें से अपने को WACC निकालना है KO, तो बैलेंसिंग फिगर अपना KO आ जाएगा। और फिर जो बुक वैल्यू वेट ऑफ इक्विटी है उसको अपन X लेंगे, और जो बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट आएगा वो ऑब्वियसली 1 माइनस X हो जाएगा जो बचा है करके, क्योंकि वेट का टोटल 1 रहता है। तो अपन ऐसा WACC निकाल लेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में अपन निकालेंगे कि जो वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट की बुक वैल्यू क्या है करके, जो बैलेंसिंग फिगर अपना आ जाएगा फिर X का और 1 माइनस X का KO के फॉर्मूला से। फिर जो क्वेश्चन में दिया था कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकालना है और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालना है, तो वो जो वेट आएगा, वेट को अपन इक्विटी के लिए क्या था कि थ्राइस था, तो वेट इंटू थ्राइस करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, और डेप्ट में 9/10
10th था तो बुक वैल्यू ऑफ डेप्ट इंटू 9 इंटू 10th करेंगे तो अपना दोनों का वेट्स आ जाएगा, वेट्स आ गया। तो क्या बोलते हैं करेक्ट केओ निकालेंगे, करेक्ट केओ निकाल देंगे तो फिर वो अपन वैल्यू ऑफ फर्म में डालेंगे करेक्ट केओ, तो अपना वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ शेयर निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, पैट दे के रखा है, इक्विटी दे के रखा है, क्या बोलते हैं नंबर पार वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं पार वैल्यू ऑफ शेयर मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर दे के रखा है, डेट इक्विटी रेशियो दे के रखा है, और लॉन्ग रन ग्रोथ दे के रखा है, और बीटा ऑफ इक्विटी दे के रखा है, आरएफ दे के रखा है, आरएम दे के रखा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, डेप्रिसिएशन पर शेयर और वर्किंग कैपिटल पर शेयर। तो इससे ऐसा देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन अपना क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेप्ट पैट दे के रखा है और जो डेट रेशो दे के रखा है, तो ये डेट रेशो अपना उसमें यूज़ होता था FCFE में, मतलब जो कैश फ्लो में सेकेंड वाला पार्ट था जो सिर्फ इक्विटी से रिलेटेड था उससे, तो वही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे करके, सबसे पहले अपन के ई निकालेंगे, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो अपन फार्मूला यूज़ करते थे, जो VE का फार्मूला था FCFE1 डिवाइडेड बाय KE आता था, KO नहीं आता था। तो सबसे पहले KE निकालेंगे। KE निकालने के लिए पूरा डाटा दे के रखा है अपने को, CAPM के हिसाब से अपना KE आ जाएगा। और इसमें अपन फिर वो जो टेबल था स्टेप 1 था करके, जो अपने को फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकालना था, तो उसमें सबसे पहले पैट चाहिए, पैट दे के रखा है। लेकिन ऐसा है कि बाकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन दे के रखा है वो पर शेयर दे के रखा है, तो अपने को पैट भी पहले पर शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर शेयर आ जाएगा क्योंकि इक्विटी और फेस वैल्यू दोनों दे के रखी है, उससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे, क्या बोलते हैं पैट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो अपना पैट पर शेयर भी आ जाएगा। पैट लिख देंगे, उसके बाद अपन नेट कैपेक्स करेंगे। नेट कैपेक्स ऐसे आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन, लेकिन इसमें सिर्फ डेप्ट वाला पोर्शन हटाना है अपने को, सिर्फ इक्विटी वाला लेना है, तो 1 माइनस डेट रेशो कर देंगे अपन। तो अपना ये नेट कैपेक्स है, सिर्फ इक्विटी वाला आ जाएगा। सेम वर्किंग कैपिटल का भी अपनी डेट रेशो से करेंगे, सिर्फ वो लेंगे, इसमें इंक्रीज है, इंक्रीज अपन लेस करते तो वो लेस कर देंगे। तो ऐसा अपना FCFE 0 आ जाएगा। इसमें अपन ग्रोथ ऐड कर देंगे और फार्मूला में डालेंगे, क्योंकि KE भी अपने पास, तो फार्मूला में डालेंगे तो अपना वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक है, आराम से। तो ये अपना क्वेश्चन 12 भी हो गया। तो क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या बोला है कि ABC कंपनी है वो इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ XYZ लिमिटेड, और विच हैज़ XYZ लिमिटेड के पास है 1.5 करोड़ के शेयर आउटस्टैंडिंग, और जो मार्केट प्राइस है वो 400 है, और ABC का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है, और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे के रखा है एक्सपेक्टेड कैश अक्रूवल्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 1 2 3 ईयर का दे के रखा है। और उसमें बोला है कि कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यूएशन, कि मतलब रेंज बतानी, मतलब एक वैल्यूएशन नहीं बतानी है, देखो वैल्यूएशन ऑफ फर्म नहीं आएगा इसमें, क्योंकि अपन देखेंगे तो पूरा इक्विटी की बात करें तो इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा करके। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर बतानी है अपने को, रेंज एंड इन टोटल, मतलब पर शेयर भी बतानी है और टोटल भी बतानी है फ्रॉम द गिवन मेथड। तो फिर दैट ABC हैज़ टू कंसिडर, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखे रहे 12% के लिए। तो अपन फर्स्ट मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, मार्केट प्राइस दे के रखी है और आउटस्टैंडिंग शेयर दे के रखा है, तो मार्केट प्राइस मेथड से ही अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, सॉरी, मार्केट प्राइस से ही पूछा, वैल्यू ऑफ इक्विटी से ही पूछा है करके। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया, और VE पर शेयर तो क्वेश्चन में देखे रखा है कि 400 पर शेयर है करके, ठीक है। और दूसरा कैश फ्लो देखे रखा है, तो अपने को फ्री कैश फ्लो तो इक्विटी से निकाल लेंगे करके, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर देख रखा है, उसका तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, टोटल करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा करके। अभी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो अपना मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा एस प्लस फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड। तो अपन एक टेबल बना लेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ वैल्यूएशन, एक तो मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम में जो अपनी मार्केट प्राइस आई, क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस मेथड से, वो लिख देंगे और उसका टोटल लिख देंगे जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है। फिर मैक्सिमम में भी पर शेयर लिख देंगे और टोटल लिख देंगे। तो अपना क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट होता है।
तो अपन क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या बोला है कि जो ए बी लिमिटेड है वो एक्वायर करना चाहती है एक्स वाई लिमिटेड को, और जो वैल्यूएशन है वो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर, और वो डिस्चार्ज करना चाहते हैं, कंसिडरेशन डिस्चार्ज करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे ए बी लिमिटेड को। कब करेंगे? फिर ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बताया कि ए बी लिमिटेड है एक्स वाई को खरीदना चाहती है और इक्विटी दे के खरीदना चाहती है। ठीक है, द पेड अप कैपिटल बता के रखा है ए बी लिमिटेड का 80 लाख का है, जिसका फेस वैल्यू 10 है, और उनकी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्केट कोटेशन ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स कितनी है? 570 और 430। तो फिर फॉर द एक्सचेंज पर्पस द प्राइस पर शेयर, मतलब इनका एवरेज लेना है। अभी ये क्या बताना चाहते हैं कि जो 6 मंथ का हाईएस्ट और लोवेस्ट है वो प्राइस पे अपन उसका एवरेज लेके वो प्राइस पे अपन जो शेयर्स देंगे वो प्राइस पे देंगे करके एक्स वाई लिमिटेड को। ठीक है, और एक्स वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट दे के रखी है जिसमें शेयर कैपिटल है 20 लाख का फुल्ली पेड अप है और 10 लाख का पार्टली पेड अप है। फेस वैल्यू दोनों की 10 है लेकिन पार्टली पेड अप का फिर 5 हो जाएगी करके, और लोन भी दे के रखा है, फिक्स्ड एसिड दे के रखा है, नेट करंट एसिड भी दे के रखा है। और अभी इसने एक्स वाई लिमिटेड का बताया है कि 5 साल का फ्यूचर कैश फ्लो और टर्मिनल वैल्यू भी बता के रखा है करके, और इसमें बोला है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी तुम लोग कैसे निकालोगे। मर्चेंट बैंकर बोलता है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी तुम लोग कैसे निकालोगे, जो कैश फ्लो है उसको 8% से डिस्काउंट कर दोगे, पीवीएफ फैक्टर निकाल दोगे, और जो नेट एसेट वैल्यू है इन दोनों का एवरेज करोगे तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी एक्स वाई लिमिटेड का आ जाएगा। तो अभी पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड, 3 पार्ट पूछा है। सबसे पहले कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, दूसरा है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, तीसरा है कि उनका एलोकेशन क्या, बेसिस फॉर एलोकेशन। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी बहुत इजी है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि एवरेज आउट लेना है, पहले डिस्काउंट कर देना है जो भी कैश फ्लो है, जो लास्ट ईयर का टर्मिनल वैल्यू है। अगर जिधर टर्मिनल वैल्यू दे दिया तो उधर वो फॉर्मूला नहीं लगता FCFF वाला ऐसा डिवाइडेड बाय के माइनस ग्रोथ, तो डायरेक्ट ही प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी वहाँ से आ जाएगी। और दूसरा नेट एसेट वैल्यू से कैसे आएगी, जो इक्विटी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको ऐड कर लो। ठीक है, वही तो हमारा नेट एसेट वैल्यू मेथड आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी, दोनों का एवरेज कर देना, जो अपना डिस्काउंट से निकला और एनएवी से निकला डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो तेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ एक्स वाई लिमिटेड आ जाएगी। अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, तो अपन ने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो 6 मंथ्स की ओपनिंग और क्लोजिंग है दोनों के एवरेज करेंगे तो वो बेसिस पे वो प्राइस पे इन लोग एक्स वाई लिमिटेड को शेयर्स देंगे, तो वो प्राइस को अपन जो अभी वैल्यू ऑफ इक्विटी आई करके उससे डिवाइड कर देंगे तो अपना नंबर ऑफ इक्विटी आ जाएगा। और लास्ट में पूछा है कि कौन से बेसिस पे अपन, जैसे कि 2 टाइप के शेयर थे, एक पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप, तो पार्टली पेड अप को कितना दे और फुल्ली पेड अप को कितना दे, तो अपने को टोटल इक्विवेलेंट शेयर निकालना है। टोटल इक्विवेलेंट शेयर कैसे आ जाएगा, जो फुल्ली पेड अप है उसका तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ले लेंगे, और जो पार्टली पेड अप है उसको अपन फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि उनकी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी थी, 50 लाख, और 10 लाख शेयर थे और 5 पेड अप था करके, तो अपन क्या करेंगे, जो 5 पेड अप है उसको 10 कर देंगे और जो इक्विटी शेयर है उसको कम कर देंगे, तो अपने 5 लाख अपनी इक्विटी आ जाएगी इक्विवेलेंट। तो टोटल इक्विवेलेंट कर देंगे कि इतनी है करके, और जो अपन को पार्ट 2 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिला उसको अपन टोटल इक्विवेलेंट शेयर के बेसिस पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि इतना फुल्ली पेड अप, इतना पार्टली पेड अप, तो अपना क्वेश्चन 14 भी होता है कंप्लीट। तो अभी अपन क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है करके, क्वेश्चन 15 ये वो वाला पार्ट है जो अपन फ्री कैश फ्लो में जो एक्स्ट्रा पॉइंट था लास्ट में नोट्स में कि इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ अ न्यू स्ट्रेटजी, मतलब न्यू स्ट्रेटजी लेते तो उससे अपने को क्या इंक्रीमेंटल मिलता है करके। तो पहले अपन वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे आफ्टर अडॉप्शन ऑफ द न्यू स्ट्रेटजी, उसमें से एग्जिस्टिंग वैल्यू बिफोर स्ट्रेटजी लेस कर देंगे तो अपनी इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ स्ट्रेटजी आ जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ते क्या है, ABC लिमिटेड है कंसिडरिंग अ न्यू सेल्स स्ट्रेटजी, ठीक है, वांट टू नो द वैल्यू ऑफ न्यू स्ट्रेटजी, ठीक है, और उसमें दे के रखा है, इनकम स्टेटमेंट बता के रखा है, जो एक फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर जस्ट एंडेड, जो अभी ख़त्म हुआ है उसके बारे में बता के रखा है, इनकम स्टेटमेंट दे दी है, और उसमें क्या क्या दे के रखा है, सेल्स दिया है, ग्रॉस मार्जिन बताया ये 20% है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये बताया कि
10% है, फिर उसको लेस करेंगे तो अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें टैक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये दे के रखा है करके। और बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट दे के रखा है, करंट एसेट दे के रखा है और इक्विटी दे के रखा है करके। तो इसमें क्या बोला है कि इफ़ इट अडॉप्ट द न्यू स्ट्रेटजी सेल्स ग्रोथ रेट विल बी 20% पर ईयर 3 साल के लिए, और 4th ईयर से स्टेबल हो जाएगा करके। और इसमें बोला है कि जो नेट प्रॉफिट रेशियो है, एसेट टर्नओवर रेशियो है, इनकम टैक्स रेट जो है विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि ये चेंज नहीं होंगे तेरे आगे जाके जो आगे वाले ईयर में है करके। तो ये क्यों दे के रखा है, तो अपन क्वेश्चन में देखेंगे कि ये अपने को फ्री कैश फ्लो से निकालना है। तो फ्री कैश फ्लो के लिए अपने को वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है, कैपेक्स चाहिए रहता है, डेप्रिसिएशन चाहिए रहता है। तो ये देखा जाए तो कुछ भी नहीं दे के रखा है, बस डेप्रिसिएशन की रेट दे दी है। तो अपने को कैपेक्स कैसे पता चलेगा, तो ये जो फॉर्मूला अपन रेशियो निकालेंगे उससे पता चलेगा। तो कंपनी में केओ भी डायरेक्टली दे के रखा है 15% है। तो अभी बोला है कि लास्ट में डिटरमाइन द इंक्रीमेंट वैल्यू ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो केओ या केई रहता है वो लिख देंगे। तो इसमें केओ दे के रखा है, और इसमें ऐसा बता दे कि सिंस ऐसे क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि नो पेट और पेट दोनों सेम रहता है, क्योंकि कंपनी में डेप्ट नहीं है। तो वो अपन लिख देंगे कि सिंस देयर इज अ नो डेप्ट इन द कंपनी हेंस पीईटी इज इक्वल्स टू PNA पीईटी नो पेट। और जो FCFE है वो भी इक्वल्स टू रहेगा FCFF। तो सबसे पहले अपन एग्जिस्टिंग रेशो है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स का रेशो निकाल लेंगे जो कि आएगा 10%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय मतलब सेल्स करेंगे, पैट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 तो 7% आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, तो सबसे पहले टर्नओवर ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट, वो टाइम्स में आ जाएगा। करंट एसेट रेशो भी निकालेंगे जो भी टाइम्स में आएगा। तो ये निकालने के बाद अपने को वो सब चाहिए रहेगा जो कि अपने को FC मतलब फ्यूचर कैश फ्लो टू इक्विटी में चाहिए रहता है। तो उसमें क्या क्या चाहिए रहता है, अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए रहता है, और डेप्रिसिएशन चाहिए रहता है, और वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है। तो सबसे पहले अपन डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कि कैसा है करके, कैसे आएगा करके। तो सबसे पहले अपन फिक्स्ड एसेट निकालेंगे कि हर साल तेरी मतलब कैपेक्स करके कितना एक। तो जो अपन ने रेशो निकाला था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, तो उस हिसाब से अपन निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सेल्स हर साल इंक्रीज होएगी। तो अपने के पास फिक्स्ड एसेट टू टर्नओवर रेशो दिया है, तो टर्नओवर निकाल लेंगे हर एक साल का मतलब ऐड करके 20%, 20%, 20%, और 4th ईयर में जो स्टेबलाइज हो जाएगी परपेचुअल कैश फ्लो, परपेचुअल सेल्स हो जाएगी वो मतलब कि जो 3rd ईयर में वो 4th ईयर से भी सेम होगी करके। तो ये अपने 4 साल की सेल्स आ जाएगी, और 4 साल की सेल्स आ गई तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो से अपना क्लोजिंग बैलेंस फिक्स्ड रेट का आ जाएगा करके, फिक्स्ड एसेट का आ जाएगा हर साल का। तो अपना फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो अपन क्या बोलते हैं फिक्स्ड एसेट निकाल लेंगे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस अपना फिक्स्ड एसेट का आ जाएगा। तो अपन डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो एक काम करेंगे अपन लेजर बना लेंगे, लेजर से अपना कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा और कैलकुलेशन ऑफ कैपेक्स भी आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉड डाउन जो ओपनिंग में दिया है वो कर देंगे, और ओपनिंग में दिया है उसका डेप्रिसिएशन अपना क्रेडिट साइड लिख देंगे कि इतना 10% है, और जो बैलेंस कैरी डाउन वो अपन ने ऊपर वाले टेबल से निकाल लिया था वो लिख देंगे। फिर जो बैलेंसिंग फिगर जो डेबिट साइड बचेगा वो अपना कैपेक्स बचेगा करके, ठीक है। फिर सेम सेकेंड ईयर में करेंगे जो तेरा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो कैरीड फॉरवर्ड, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे, उस पर अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और बैलेंस जो ईयर एंड बैलेंस फिगर है वो तो अपन ने टेबल से निकाला था वो लिख लेंगे, और जो बचा हुआ डेबिट साइड है वो कैपेक्स है। तो सेकेंड ईयर में भी वैसा करेंगे, थर्ड ईयर में भी वैसा करेंगे, और 4th ईयर में भी वैसा करेंगे। और 4th ईयर से कैसे सेल्स तेरी स्टेबलाइज हो गई थी, तो मतलब कैश फ्लो तेरा स्टेबलाइज हो गया था। तो इसमें जब स्टेबलाइज हो जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो देखा जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर बनता है कैपेक्स का वो भी तेरा 1382 बनता है। तो कैपेक्स में तू बैंक लिखना करके, कैपेक्स नहीं लिखना, टू बैंक लिखना, क्योंकि तेरा तूने पे किया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये करके तेरा डेप्रिसिएशन भी आ गया और तेरा कैपेक्स भी आ गया, जो अपने को CFCC में चाहिए रहता है, FCFF में चाहिए रहता है।
ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन अभी वर्किंग कैपिटल का करेंगे करके। तो वर्किंग कैपिटल का भी अपन ने रेशियो निकाला था, जो कि करंट एसेट इज इक्वल्स टू टर्नओवर डिवाइडेड बाय करंट टर्नओवर रेशियो। तो फिर टर्नओवर अपना बढ़ के आ गया था, वो लिख देंगे, और मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय अपन जो रेशियो आया था वो करेंगे। तो अपना वर्किंग कैपिटल हर एक साल का आ जाएगा। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो अभी देखा जाए तो सब में इंक्रीज है करके, तो सब पॉजिटिव ही है। और लास्ट ईयर का जैसे कि सेल्स तेरा सेम हो गया था, तो थर्ड और फोर्थ ईयर में, थर्ड में तेरा आ जाएगा, फोर्थ ईयर में तेरा नील आ जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल अपन इंक्रीज एंड डिक्रीज निकाल रहे हैं। तो जो तेरा इंक्रीज रहेगा वो नील रहेगा, वर्किंग कैपिटल नील नहीं रहेगा। तो अभी अपना सब आ गया जो डाटा में चाहिए रहता है। अभी कैलकुलेशन ऑफ FCFF करेंगे आफ्टर न्यू स्ट्रेटेजी। तो ईयर लिख देंगे 1, 2, 3, और 4 ईयर तेरा टर्मिनल का सेल्स लिख देंगे। उसके बाद पैट लिख देंगे, पैट अपना 7% था करके, और उसमें से ऐड डेप्रिसिएशन कर देंगे, लेस कैपिटल कर देंगे, प्लस जो इनिशियल इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है वो कर देंगे चारों साल का। तो अपना FCFF आ जाएगा। FCFF आ गया तो उसको प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे। क्वेश्चन में 15% से KE दे के रखा था। और जो थर्ड ईयर का टर्मिनल वैल्यू है वो अपन जो टेबल से कैलकुलेट किया उसको अपन, तो इसमें ग्रोथ तो देंगे नहीं, क्योंकि वो ग्रोथ वाला ही फिगर, क्योंकि स्टेबलाइज बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि आगे साल से तेरा 10% से होगा, तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब जो थर्ड ईयर का था वही तेरा फोर्थ ईयर का बनेगा, तो इसमें कुछ ग्रोथ है नहीं। तो जो फॉर्मूला था FCFF था करके, तो इसमें अपन यही करेंगे कि FCFF पकड़ के ही चलेंगे, भले वैल्यू ऑफ इक्विटी इज वैल्यू ऑफ डेट, तो मतलब फर्म ही हो गया ना, पूरा फर्म का ही निकालेंगे ना अपन। तो FCFF समझ के ही चलेंगे। तो FCFF मेथड से ही होगा करके ये वाला। और अपन देखा था उसमें कॉन्सेप्ट में कि FCFF से ही हो रहा था करके। तो अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू निकाल देंगे, उसको दोनों को ऐड करेंगे, तो अपना वैल्यू ऑफ फर्म आफ्टर स्ट्रेटेजी आ जाएगा कि इतना है करके। तो अपन देखेंगे कि वो 8650 वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। लेकिन अभी अपने को एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ फर्म बिफोर स्ट्रेटेजी था वो भी करना है। वो कैसे आता था, जो एग्जिस्टिंग नोपैड था उसको डिवाइड करेगा जो एक तरह एग्जिस्टिंग KO था करके। तो नोपैड क्वेश्चन में दिया था, KO भी क्वेश्चन में दिया था, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ फर्म बिफोर स्ट्रेटेजी आ जाएगी। अभी उसको अपन वैल्यू ऑफ फर्म आफ्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी से लेस करेंगे। तो अगर पॉजिटिव रहा तो अपन बोल देंगे कि हाँ ठीक है, सही है करके, स्ट्रेटेजी इज वायबल है। लेकिन अगर नेगेटिव आया तो अपन देखेंगे क्वेश्चन में नेगेटिव ही आ रहा है करके, तो जो स्ट्रेटेजी है, न्यू स्ट्रेटेजी है, वो फाइनेंसिंग की, वो क्या बोलते हैं, नॉट वायबल है करके। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन 15 भी होता है। और ये अपना जो फोर्थ मॉडल था, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, जो इतना बड़ा था, वो अपना कंप्लीट होता है। अभी अपन देखेंगे फिफ्थ वाला पार्ट, जो कि फिफ्थ मॉडल है, जो कि रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल है। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 16 देखते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल में। इसमें क्या बोला है, ए लिमिटेड है, उसके पास ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा है इतना है, इनकर्ड एक्सपेंसेस दे के रखा है इतना है। और पहले इसमें देखते हैं कि अपन क्या क्या निकालने बोला है। क्या बोला है, पर शेयर अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी, पर शेयर अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी। अच्छा, अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी मतलब कि वो अर्निंग्स क्या बोलते हैं, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा। और दूसरा बोला है कि इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ एप्लीकेबल इबिटा मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल दिया है इज 5। तो ठीक है, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे के रखा है, डेट दे के रखा है, और सरप्लस फंड दे के रखा है, और मार्केट रिलेटेड डिटेल देके रखा है, जिसमें RF दे के रखा है, RM दे के रखा है, और बीटा ऑफ द कंपनी दे के रखा है करके। तो ठीक है, इसमें अपन वैल्यू ऑफ फर्म ही आती है सबसे पहले, तो वही निकालेंगे करके। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे करके कि स्टेप 1 कहते कैपिटलाइजेशन का मेथड का स्टेप 1 क्या रहता था कि कैलकुलेशन ऑफ क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट देख रखा है, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करेंगे तो अपना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। और स्टेप 2 था अपना कैपिटलाइजेशन रेट। अगर कैपिटलाइजेशन रेट नहीं देखा रहता तो अपने को WACC से निकालना पड़ता है। तो WACC कैसे निकलेगा, तो KD और KE, तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन देख के नहीं रखा है, तो मतलब KE से ही निकल जाएगा, लेकिन अपन उसको KO ही बोलेंगे करके। तो कि KO इज इक्वल्स टू, मतलब CAPM का फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना KO भी आ जाएगा करके। और स्टेप 3 था क्या, वैल्यू ऑफ फर्म, कैसे, जो अपना स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2 अपना वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। और स्टेप 4 क्या था, पर शेयर निकालना था। तो फिर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स दे के रखा है और अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को स्टेप 3 में आ गई थी। तो
पर शेयर अर्निंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी, अर्निंग ऑफ द इक्विटी नहीं पूछा, इसमें अर्निंग पूछा है करके, तो अर्निंग में अपना फर्म आ जाता है करके, तो बरोबर स्टेप 4 भी आ गया अपना, और मतलब स्टेप 4 भी आ गया, और क्वेश्चन का पार्ट ए भी हो गया। पार्ट बी में पूछा था कि मल्टीपल दिया है करके, तो मल्टीपल दिया है, अपना EBITDA आ गया था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म आ गया तो उसमें से अपने को वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, तो फिर वही फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस डेप्ट प्लस माइनस क्या बोलते हैं, सॉरी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस सरप्लस फंड, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपनी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी करके। तो अपना क्वेश्चन 16 भी होता है। अभी अपन करते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में पहले देखते हैं कि क्या क्या पूछा है करके। क्वेश्चन 17 में पूछा है EBITDA मल्टीपल मेथड कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल वैल्यू यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले बोला है कि EBITDA मल्टीपल मेथड और दूसरा FCFF मेथड। तो EBITDA मल्टीपल मेथड के लिए अपने को क्या क्या चाहिए रहता है, तो अपने को पहले तो एडजस्टेड EBITDA चाहिए रहता है करके, ठीक है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा करके, ठीक है। अपन कंपनी में देखते हैं कि डाटा क्या क्या देके रखा है। प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है और ऑपरेटिंग इन रिटेल, और क्या बोलते हैं, एंड इज़ नाउ स्काउटिंग एंजल इन्वेस्टर। तो डिटेल देके रखा है, क्या बोलते हैं, मतलब एक्स प्राइवेट लिमिटेड का RS फॉलोज द कंपनी हैज़ अचीव्ड अ ब्रेक इवन दिस ईयर, जिसका इसका EBITDA दे दिया 90, और अनलिवर्ड बीटा क्या होता है, एसिड बीटा। अपन ने देखा था कि अनलिवर्ड बीटा, शायद पोर्टफोलियो में देखा था कि अनलिवर्ड बीटा कैसे आता है, तो क्वेश्चन में देके रखा है 1.8, और इसमें बोला है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी दिया है 40:60, और द रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड बाय रिस्क फ्री RF भी देके रखा है 5%, और इसमें बोला है कि एंटरप्राइज वैल्यू EBITDA मल्टीपल 5 दे के रखा है, और अकाउंटेंट ने बताया कि EBITDA जो 90 का है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है एंड पोटेंशियल राइट ऑफ है जो अभी तक किया नहीं है करके। तो ये अपना काम आएगा एडजस्टेड EBITDA को निकालने के लिए। और फिर आगे दे के रखा है द इंटरनल रेट ऑफ मार्केट रिटर्न और फॉर द इंडस्ट्री इज़ 11%। तो रेट ऑफ मार्केट देके रखा है जो कि 11% है करके, और जो RM देके रखा है देखा जाए तो, और जो फ्यूचर कैश फ्लो भी देके रखा है 3 साल के लिए, और इसमें प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी देके रखा है, और अज्यूम और के टैक्स भी देखे रखा है 30%। तो ये था क्वेश्चन का डाटा। अभी अपन EBITDA मल्टीपल से EBITDA मतलब वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, तो एडजस्टेड EBITDA आराम से आ जाएगा। 90 दिया है, उसमें से अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन जो था वो लेस कर देंगे, और जो राइट ऑफ बाकी था वो राइट ऑफ कर देंगे, तो अपना एडजस्टेड EBITDA आ जाएगा। एडजस्टेड EBITDA आ गया तो उसको आर एंटरप्राइज वैल्यू का कैसे निकालेंगे, मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे एडजस्टेड EBITDA, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। अभी दूसरा है FCMM मेथड। तो इसके लिए अपने को पहले WACC निकालना पड़ता है, हर क्वेश्चन में अपन ने देखा था करके। तो फ्यूचर FCFF मेथड है, तो इसमें WACC कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले KD दे के रखा है कि 12% है, तो इसमें पोस्ट टैक्स दे के रखा है, प्री टैक्स दे के रखा है, अपने को पोस्ट टैक्स में कंप्लीट करना है, क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करना है। और दूसरा अपने को क्या बोलते हैं, KE चाहिए, तो KE तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन KE कैसे आएगा, RM दे के रखा है, RF दे के रखा है, और कंपनी में बीटा नहीं दे के रखा है, तो बीटा कैसे निकालेंगे। तो अपने के पास याद है कि एसिड बीटा का फॉर्मूला था। एसिड बीटा का फॉर्मूला क्या था, एसिड बीटा इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू क्या बोलते हैं, इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेप्ट, इसको प्लस करेंगे KD इंटू डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेप्ट, तो अपने को ये चाहिए रहेगा। तो अपने पास क्या क्या है, डेप्ट दिया है और इक्विटी दिया है, लेकिन ये याद रखना उस टाइम जो अपन यूज़ करते थे उसमें से लेस अपन टैक्स भी करते थे, भले डेप्ट हो या क्या हो, लेकिन जो नॉर्मल अपन ये WACC निकालते थे ये चैप्टर में, उसमें अपन जो डेप्ट है जो डिनोमिनेटर में रहते थे उसमें निकालना नहीं पड़ता था। लेकिन जब तू एसिड बीटा लेता है, तो जब तू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेप्ट करता है, तो डेप्ट वो अपना तेरा क्या बोलते हैं, पोस्ट टैक्स आना चाहिए, मतलब उसमें से तो टैक्स लेस करना चाहिए। तो वही अपन सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या है करके। तो बीटा ऑफ इक्विटी
नहीं दे के रखा है मतलब कंपनी का, वो अज्यूम करेंगे कि 0 है करके। तो डेट इक्विटी रेशो कैसे आएगा, क्वेश्चन में दिया है 40:60, तो 40 और 60 दे के रखा है करके। तो अपना वेट ऑफ इक्विटी कैसे आएगा, अपन ने देखा था कि लेस टैक्स करना है डेप्ट में से, तो वो कर देंगे। तो बता वेट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ डेप्ट आ जाएगा, जो अपन यूज़ करेंगे एसिड बीटा के फार्मूला में। एसिड बीटा के फार्मूला में ये डालेंगे तो अपना बीटा ऑफ इक्विटी आ जाएगा। बीटा ऑफ इक्विटी आ गया 2.64। अभी बीटा आ गया तो अपन के ई निकाल लेंगे, के ई भी आ जाएगा। और इसके बाद WACC जो ये चैप्टर के लिए चाहिए रहता है वो आ जाएगा करके। तो इसमें जब डिनोमिनेटर में तू डेप्ट लेगा वो तेरा विदाउट टैक्स वाला लेगा, ठीक है। तो अपना ऐसा WACC आ जाएगा। अभी कैश फ्लो दे के रखा है तो कैश फ्लो को अपन प्रेजेंट वैल्यू में जो अपन WACC से करेंगे तो अपना वैल्यू ऑफ फर्म भी आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन 17 भी होता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या बोला है कि, तो क्वेश्चन वैसे पढ़ने के ऊपर की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये रेशो दे के रखे मार्केट टू बुक वैल्यू, मतलब ये रेशो निकालने हैं कंपेरेबल के लिए। यूज़ कंपेरेबल मेथड टू वैल्यू द इक्विटी ऑफ XY लिमिटेड इन परफॉर्मिंग। हाँ, तो ये अपन ने देखा था जो रिलेटिव मेथड में ये थर्ड मेथड है मार्केट वाला, इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी ही पता चलती है, बाकी में सारे में वैल्यू ऑफ फर्म पता चलती थी। तो यही इसमें बोला है कि यूज़ कंपेरेबल मेथड टू वैल्यू द इक्विटी ऑफ XY लिमिटेड इन परफॉर्मिंग द फॉलोइंग रेशो, यूजिंग द फॉलोइंग रेशो। तो मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट टू सेल्स, मार्केट टू नेट इनकम करके। तो अपने को ऊपर सबसे पहले मार्केट वैल्यू लेनी हो, उसके बाद नीचे डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो ऐसे कर करके अपना और दो कंपनी का दे के रखा है, जो मतलब दो कंपेरेबल दे के रखा है SK और AS। तो दोनों का अपना ये रेशो निकाल लेंगे क्वेश्चन में हेडिंग देके कि एस्टिमेशन ऑफ रेशो ऑफ सिमिलर कंपनीज, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद दोनों का एवरेज कर लेंगे। फिर एवरेज करने के बाद जो खुद की कंपनी का मार्केट क्या खुद की कंपनी का भी बुक वैल्यू दे के रखा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखा है, सेल्स दे के रखा है और नेट इनकम दे के रखा है, और तो अपना ये मल्टीपल आ जाएगा करके। तो फिर ये अपने कंपनी का कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर इक्विटी। तो स्टेप 1 है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी यूजिंग द ऑल 4 रेशो। तो पहले वाला कैसे आएगा, बुक वैल्यू कंपनी का दिया है इनटू जो मल्टीपल अपना एवरेज आया था वो कर लेना है। तो ऐसे चारों का करना है कैसे, फिर चारों का टोटल कर देना है जो आंसर आएगा। और स्टेप 2 में क्या करना है, वैल्यू ऑफ एन इक्विटी कैसे करना है, चारों का टोटल डिवाइडेड बाय 4 अपने मेथड थे ना, मतलब 4 रेशो थे, तो जो डिवाइडेड बाय 4 करेगा तो तेरा वैल्यू ऑफ एन इक्विटी आ जाएगा करके। तो ये अपना क्वेश्चन 18 भी कंप्लीट होता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिव का। तो क्वेश्चन 19 है, इसमें क्या बोला, यूजिंग द चॉप शॉप अप्रोच assign the value of the cornet CMM whose stock is currently trading at a market price, मतलब इतना बताए। और ऐसा बता दे कि उसके 3 बिजनेस सेगमेंट्स है, होलसेल और स्पेशलिटी सर्विस और असॉर्टेड सेंटर। तो क्या बोलते हैं, तीनों का सेगमेंट सेल्स दे के रखा है। और दूसरी कंपेरेबल कंपनी है जिसका रेशो दे के रखा है, जो कि कैपिटलाइजेशन टू सेल्स रेशो, कैपिटलाइजेशन टू एसेट और कैपिटलाइजेशन टू ऑपरेटिंग। तो इससे अपने को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। वैल्यू ऑफ इसका फर्म का कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें सेगमेंट्स दे के रखे करके 3 अलग अलग वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। क्वेश्चन में लिखेंगे कि कैलकुलेशन, स्टेप 1 ये रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले अपन कैपिटलाइजेशन टू सेल्स के बेसिस पे निकालेंगे करके। तो ठीक है, तो पहले कंज्यूमर होलसेलिंग का सेल्स सेगमेंट, मतलब बिजनेस सेगमेंट सबका ले लेंगे, फिर सेगमेंट सेल्स फर्स्ट का लेंगे और जो कैपिटलाइजेशन और सेल्स रेशो उसका यूज़ करेंगे। तो फिर अपन ये क्या बोलते हैं, वर्टिकली जाएंगे ऊपर, पहले वर्टिकल सेकंड वर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपना वैल्यू ऑफ फर्म फर्स्ट आ जाएगा। फिर दूसरा सेगमेंट एसिड का वर्टिकल एसिड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपना वैल्यू ऑफ सेकंड का आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट भी सेम वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये 3 वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, 3 वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। और उसके बाद तीनों को अपन ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म अपनी आ जाएगी करके। तो ऐसा अपना क्वेश्चन 19 भी कंप्लीट होता है। और रिलेटिव मेथड चॉप शॉप जो भी है, मतलब चॉप शॉप अप्रोच क्वेश्चन 19 कंप्लीट होता है। और जो रिलेटिव, ये अपना 5th मॉडल था, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, जो वैल्यू ऑफ फर्म बताता था इसमें। तो अभी अपन लास्ट पार्ट चालू करते हैं बिजनेस वैल्यूएशन का, जो कि थर्ड पार्ट है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और मार्केट वैल्यू एडेड के क्वेश्चन चालू करते करके।
तो सबसे पहले क्वेश्चन 20 में बहुत इजी है, WACC पूछा है और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछा है करके, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 20 भी इजी है, क्वेश्चन 21 भी क्वेश्चन 21 जैसा सेम है। अभी अपन क्वेश्चन 20 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन 20 में बस ये क्या है कि जो अपन ने देखा था कि EBIT अगर क्या बोलते नहीं दिया है तो अपने को मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकालना पड़ता है, और अगर वो भी नहीं दिया है तो मतलब अपने को फाइनेंशियल लेवरेज से निकालना पड़ता है। तो कंपनी में फाइनेंशियल लेवरेज दे के रखा है, फाइनेंशियल लेवरेज 1.5 है और 1.5 है, तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दे के रखा है अपने को कि 10% डिबेंचर है जिसका 40 लाख है, तो इसका 10% करेंगे तो 400 लाख है, तो 40 लाख अपना इंटरेस्ट आ जाएगा, तो EBIT बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। EBIT बैलेंसिंग फिगर आ गई, उसको लेस टैक्स करेंगे तो अपना नॉपेट आ जाएगा। नॉपेट आ गया तो इन्वेस्टेड कैपिटल दे के रखा है, इक्विटी कैपिटल दे के रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस और 10% डिबेंचर, इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल आ जाएगा। इन्वेस्टेड कैपिटल आ गया तो बस अपने को WACC निकालना है, क्योंकि नोपेट आ गया, इन्वेस्टेड कैपिटल आ गया, बस WACC बाकी है। WACC भी आराम से निकल जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है करके, और ये अपना क्वेश्चन 22 भी कंप्लीट होता है। तो अभी क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 में 3 कंपनी दी है जिसका आइडेंटिक कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट और इक्विटी सेम है, तो मतलब टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल दिया है ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल का, तो दोनों का सेम है कि मतलब तीनों का सेम है करके, और इसमें ही डेप्ट भी है और इक्विटी भी है, और उसके नीचे उन लोग का डेप्ट बता के रखा है कि डेप्ट टू इन्वेस्टेड कैपिटल रेशो दिया है कि इतना इतना है करके, आउटस्टैंडिंग शेयर दिया है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया है, और KE भी दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और EBIT भी दिया है, और इसमें बताया कि टोटल टैक्स रेट कितना है 35% इन ऑल द केसेस। तो अभी अपने को क्या निकालने बोला है, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें सबसे पहले WACC निकालना है तीनों का, तो सबसे पहले ऑरेंज का निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या चाहिए रहता है, KE चाहिए रहता है, KD चाहिए रहता है, तो KE दिया है, KD प्री टैक्स दिया है, इसको पोस्ट कन्वर्ट कर लेंगे, और वेट ऑफ डेप्ट भी आ जाएगा, और क्योंकि डेप्ट रेशो दे के रखा है, डेप्ट टू कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल रेशो दे के रखा है, तो उसमें डेप्ट निकल जाएगा और इक्विटी भी निकल जाएगा। तो अपना सब वैल्यू आ गया, WACC के फॉर्मूला में डालेंगे तो अपना ऑरेंज की आ जाएगी। सेम अपने को ग्रेप भी करना है और एप्पल भी करना है, तीनों की WACC आ जाएगी। और EVA निकालना है, तो EVA का फॉर्मूला क्या है, नोपेट क्या बोलते हैं, नोपेट है, उसमें से लेस करना है इन्वेस्टेड कैपिटल इंटू WACC। इन्वेस्टेड कैपिटल दे के रखा है और WACC अपन ने निकाल लिया। नोपेट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग इनकम दे के रखी है, उसमें से अपन टैक्स लेस कर देंगे तो अपना नोपेट आ जाएगा करके। तो तीनों चीज़ों आ गई, अपना EVA तीनों का आ जाएगा। अभी बोला है कि बेस्ड ऑन EVA विच कंपनी कौन सी बेस्ट है करके, और गिव रीज़न। तो कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो अपने को बताना है कि क्या बोलते हैं कौन सी कंपनी बेस्ट है, जो जिसकी EVA ज़्यादा रहेगी और WACC कम रहेगी, वो कंपनी बेस्ट है करके। और फोर्थ में पूछा है कि मार्केट प्राइस बताओ, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ ईच कंपनी अगर PE रेशो इतना है करके। तो अपने को PE रेशो दिया है करके, तो मार्केट प्राइस बतानी है, और क्वेश्चन में ऐसा डाटा है कि जब कि अपन EPS भी निकाल लेंगे। तो EPS कैसे आएगा, तो पहले ऑपरेटिंग इनकम लेंगे जिसमें EBIT दोनों है। EBIT मतलब इंटरेस्ट भी है, टैक्स भी है, तो दोनों अपने को लेस करना है। तो इंटरेस्ट कैसे लेस करेंगे, जो अपना प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, और जो अपन ने डेप्ट निकाल दिया था रेशो से, डेप्ट मल्टीप्लाई बाय प्री कॉस्ट ऑफ डेप्ट करेंगे तो अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट को लेस कर देंगे तो अपना क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। अगर टैक्स कर देंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देके रखा है, उसको डिवाइड करेंगे तो अपना EPS आ जाएगा। EPS तीनों का आ गया, PE रेशो अपने को पता है तो अपना MPS आ जाएगा। तो ऐसे MPS निकालेंगे। और लास्ट में पूछा है कि कैलकुलेट द एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, जो MPS आया उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल तीनों का अलग अलग करेंगे और तीनों की अलग अलग आ जाएगी करके। तो यही अपना क्वेश्चन 23 हो जाता है। क्वेश्चन 24 नहीं करना, क्वेश्चन 25 नहीं करना, क्वेश्चन 26 नहीं करना, तीनों में EVA ही पूछा है। अभी आते हैं क्वेश्चन 27 पे अपन। क्वेश्चन 27 भी बहुत इजी है, बस इसमें एक पेटेंट का पॉइंट है करके
कि पेटेंट भी रहा तो क्या करना है। तो बस ये पेटेंट देखते क्या करना है पहले। ये तो पहले तो इन्वेस्टेड कैपिटल में आ जाएगा, जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टेड कैपिटल है, उसमें भी ऐड करके आएगा। और जो WACC में जो इक्विटी वाला पार्ट है उसमें भी जो इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेब्ट करते जो इक्विटी आएगा उसमें भी अपना पेटेंट मतलब नेटवर्थ प्लस पेटेंट करके आ जाएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन इजी है। तो सबसे पहले अपने को WACC निकालना पड़ता है। WACC KE दिया है, KD दिया है। KE तो बस ऐसा बोला है कि सिंस स्टॉक मूव्स इन टेंडम विद द मार्केट, तो अपना मार्केट का ही वही KE आ जाएगा, क्योंकि टेंडम विद द मार्केट मतलब कि स्टॉक और मार्केट दोनों सेम है, तो जो KE इज इक्वल्स टू RM इज इक्वल्स टू 12% हो जाएगा करके KD आ जाएगा। इक्विटी अपना वही कि मैंने बताया पेटेंट प्लस नेटवर्थ करेंगे वैसा, और डेप्ट आ जाएगा तो WACC आ जाएगा, इन्वेस्टेड कैपिटल आ जाएगा, और EVA अपन फॉर्मूला में डालेंगे। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन 27 भी। तो क्वेश्चन 28 भी बहुत इजी है। इसमें क्या बोला है कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू इन्वेस्टेड कैपिटल क्या दे के रखा है, वो क्या है, इज इक्वल्स टू 2.5% प्लस WACC। तो ये एक तरह इक्वेशन हो गया कि नेट नोपैट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल इज इक्वल्स टू 2.5% प्लस WACC। ठीक है, तो ये इसको एक इन्वेशन मान लेंगे। और दूसरा कि नोपैट का फॉर्मूला क्या रहता है, कि क्या बोलते हैं नोपैट सॉरी EVA का फॉर्मूला क्या रहता है, EVA इज इक्वल्स टू नोपैट माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू WACC। तो जो अपन फर्स्ट इक्वेशन आया उसमें से अपन नोपैट का वैल्यू डाल देंगे और वो सेकंड में डाल देंगे, मतलब EVA वाले फॉर्मूला में नोपैट डाल देंगे। तो ये दोनों को क्वेश्चन को अपन करेंगे तो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल आ जाएगा। इन्वेस्टेड और इसमें क्या है IC और WACC प्लस माइनस करके दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में इन्वेस्टेड कैपिटल बचेगा। इन्वेस्टेड कैपिटल आ गया, उसमें अपन वो क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन में था उसमें डाल देंगे तो अपना नोपैट आ जाएगा। तो फर्स्ट में यही पूछा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नोपैट। ठीक है, तो क्वेश्चन 28 बहुत इजी था, बस यही है। अभी आते हैं क्वेश्चन 29 पे। क्वेश्चन 29 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन 29 में बता के रखा है कि इन्फॉर्मेशन दी है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025, और इसमें पूछा है कि WACC बताओ और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बताओ और मार्केट वैल्यू एडेड बताओ। तो यहाँ से अपना मार्केट वैल्यू एडेड चालू होता है करके। तो WACC के लिए अपने को क्वेश्चन में KE दे के रखा है। KE के लिए मतलब जो CAPM का फॉर्मूला है उसके बारे में सब दे के रखा है, बीटा वीटा सब दे के रखा है, तो अपना KE आ जाएगा। और KD कैसे आएगा, KD भी अपने को 8% डिबेंचर दे के रखा है, और क्वेश्चन में टैक्स भी देके रखा है, तो उसको लेस टैक्स करेंगे तो अपना पोस्ट टैक्स KD आ जाएगा। और इक्विटी भी देके रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी देके रखा है, और क्वेश्चन में क्या बोलते हैं डेप्ट भी देके रखा है, जो कितना है जो डिबेंचर है वही डेप्ट हो गया। तो अपना WACC ऐसे आ जाएगा। और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछा है करके, तो अपना सबसे पहले नोपैट चाहिए रहेगा। तो नोपैट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में सेल्स वेल्स ये सब देके रखा है, तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे करके। तो इसमें ये वाला देखने वाला पॉइंट है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, तो अपन ने देखा था कि इंटरेस्ट नहीं लेस करना पड़ता है, तो वो निकाल देंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, अपना EBIT आ जाएगा। EBIT में से अपन लेस टैक्स कर देंगे, अपना नोपैट आ जाएगा। इन्वेस्टेड कैपिटल रिजर्व्स प्लस इक्विटी प्लस डेप्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। तो EVA में अपन ये डालेंगे तो आ जाएगा करके। तो EVA का फॉर्मूला में डालेंगे तो अपना EVA का वैल्यू आ जाएगी। अभी लास्ट में पूछा है मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड कैसे आता है, अगर फर्म का निकालना है तो फर्म का कैसा आएगा, वैल्यू वो निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल। तो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया, इन्वेस्टेड कैपिटल अपन ने निकाला, दोनों को लेस करेंगे तो अपना मार्केट वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन 29 भी कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 बहुत सिंपल है। इसमें बस बैलेंस शीट दे दिया है और इसमें बोला है कि EVA कैलकुलेट करो। बस इसमें बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि इसमें दे के रखा है कि बैड डेब्ट्स प्रोविजन जो नॉन कैश आइटम है। तो अपन ने देखा था कि जब अपन क्या बोलते हैं नोपैट कैलकुलेट करते तो उसमें नॉन कैश आइटम अपन ऐड कर देंगे। और बस इसमें याद रखना जो अपन EBIT है, अपन EBIT में से टैक्स लेस करेंगे, ना कि अपने को इंटरेस्ट लेके पकड़ना है करके, मतलब इंटरेस्ट भी लेस करके करना है। तो अपने EBIT पकड़ेंगे और उसमें से लेस टैक्स कर देंगे, नोपैट आ जाएगा, उसमें नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर देंगे। और जब इन्वेस्टेड कैपिटल भी निकालेंगे तो उसमें रिजर्व्स, इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेबिटर, बोरिंग प्लस नॉन कैश आइटम ऐड करेंगे। तो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल आ गया, नोपैट आ गया। और WACC को भी निकालने के लिए इन लोग ने फॉर्मूला दे के रखा है, वेट्स भी दे के रखा है।
तो वेट के हिसाब से अपना आ जाएगा WACC, तो EVA के फॉर्मूला में डालेंगे तो अपना आ जाएगा। और दूसरा पूछा है मार्केट वैल्यू एडेड, तो मार्केट वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म दिया, उसमें से इन्वेस्टेड कैपिटल लेस कर देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ एडेड भी आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन 30 भी होता। क्वेश्चन 31 भी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, दिखने में बड़ा है करके। इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और मार्केट वैल्यू एडेड पूछा है, और क्वेश्चन में WACC तो पहले से ही दे के रख दिया है करके। और क्या बोलते हैं, द शेयर ऑफ द कंपनी करंटली कोटेड एट, मतलब वो भी दिया है कि $50। तो सबसे पहले EVA निकालेंगे, उसमें अपने को नोपेट चाहिए रहेगा, नोपेट के लिए अपने को EBIT चाहिए रहेगा, क्वेश्चन में दिया है, उसमें से लेस टैक्स कर देंगे तो अपना नोपेट आ जाएगा। दूसरा चाहिए इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल के लिए भी इक्विटी स्टॉक दे के रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे के रखा है, लोन्स दे के रखा है, दोनों को ऐड करेंगे और WACC दिया है तो EVA अपना आ जाएगा। दूसरा है मार्केट वैल्यू एडेड मेथड, तो इसमें क्या है कि मार्केट वैल्यू कंपनी ने दी नहीं है करके, तो अपन क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट कोटेड प्राइस ऑफ द शेयर, तो वो आ जाएगा अपना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा। 10 मिलियन शेयर्स दे के रखे और ईच शेयर की प्राइस दे के रखी है, और उसमें से जो अपने पास इक्विटी क्वेश्चन में दे के रखा है, इक्विटी में क्या क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा और इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को लेस करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो अपना मार्केट वैल्यू एडेड आ जाएगा करके। तो ठीक है, ये अपना क्वेश्चन 31 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना EVA पार्ट 3 EVA और MVA वाला भी कंप्लीट होता है, और लास्ट में है MVA, मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसमें लास्ट क्वेश्चन 32 है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 32 में क्या बोलते हैं कि एक सिंपल और डिम्पल लिमिटेड है, प्लानिंग टू मर्ज होना चाहते हैं करके, और द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्चुएटिंग बिजनेस कंडीशन। तो इसमें नीचे दिया है कि तीन बिजनेस कंडीशन है, एक हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ और स्लो ग्रोथ, और इनका टोटल वैल्यू दे के रखा है, डेब्ट और इक्विटी का दोनों मर्ज दे के रखा है, और तीनों की प्रोबेबिलिटी दे के रखा है, और उसमें बता दिया टेबल के बाद द करंट डेब्ट कितना है डिम्पल लिमिटेड में और सिंपल लिमिटेड में। अभी इसमें अपने को कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी सेपरेटली, मतलब दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन सिंपल लिमिटेड का कैलकुलेट करेंगे, जो कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में से जो दे के रखा था कि टोटल वैल्यू है, उसमें से अपन जो करंट ईयर का डेप्ट है वो लेस कर देंगे। लेकिन जब तो स्लो ग्रोथ में आएगा, जो डेप्ट 460 दिया है लेकिन टोटल वैल्यू उतनी है ही नहीं करके, तो अपन अज्यूम करेंगे जो दिया है वो पूरा वैल्यू ऑफ डेप्ट ही दिया है कि 410 जो है वो तेरा वैल्यू ऑफ डेप्ट है। तो अपन जो ये लेस करके अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, और इक्विटी को अपन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। लेकिन याद रखना लास्ट ईयर में जो स्लो ग्रोथ है उसमें इक्विटी कुछ भी नहीं है, और ऐसा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्ट जो तेरा 460 था लेकिन लास्ट ईयर में तेरा 410 ही रहेगा, वही मैक्स रहेगा, इसको तू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्ट भी आ जाएगा। तो अपना इक्विटी डेप्ट दोनों आ गया, तो ये अपना क्वेश्चन 32 भी कंप्लीट होता है, और ये अपना जो चैप्टर है पूरा बिजनेस वैल्यूएशन वो भी कंप्लीट होता है।